चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। तो वही बता रहा था, कल रिकॉर्डिंग अपलोड करने में मुझे काफी देर हो गई, तो उसके चक्कर में सुबह उठने में देर हो गई। उतने में मुझे ग्रुप पे मैसेज आ गया कि बोले मार्केट में क्या हो गया, देख लो एक बार। तो फिर थोड़ा जल्दी जल्दी करना था, फ्राइडे था, नमाज हो गया, वापस आया, एक बार चेक कर लिया मैंने, तो भाई अपना भी पोर्टफोलियो जितना रेट था वो तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया। ठीक है। सीन क्या है, देखो, एक बात समझो आप, कि अभी अपना वो स्टेज अपन उसके ऊपर हट गए कि कोई 500 1000 रुपए की चीज होती है ना, तो अपन 2 3 प्लेटफॉर्म पे नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी मेरे को कल के परसों पीनट बटर मंगाना था, तो अपन ने सीधा अमेजोन पे गए, पीनट बटर मंगाया, देखा और सीधा ऑर्डर कर लिया। ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि अगर 500 1000 की चीज मंगानी होती तो अपन 2 3 प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करते थे, अमेजोन पे क्या रेट है, फ्लिपकार्ट पे क्या रेट है, 50 रुपए की सस्ता मिल जाए तो। अब वो स्टेज अपना हट चुके हैं, अपन उसके थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। ठीक है। अभी अगर अपने को कोई शर्ट वर्ट मंगानी होती है तो भी हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट। अगर उससे थोड़ा सा अपन ऊपर बात करें, जैसे अगर मोबाइल वगैरह की अपन कुछ बात करते हैं, ठीक है, तो अब ऐसी अगर चीज आती है जो 10 15 20 हजार की बनती है, तो आज भी मैं 2 3 प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करता हूँ। अमेजोन पे देखता हूँ क्या रेट है, फ्लिपकार्ट पे देखता हूँ क्या रेट है। खैर ये कपड़े वपड़े तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद से तो मैं आज तक कोई आउटलेट में गया ही नहीं हूँ। ठीक है, जब से यहाँ पे हूँ, सब जो भी चीज ऑनलाइन मंगाता हूँ वो भी मेरी वाइफ ही मंगाती है, तो मुझे तो पता ही नहीं है, बट फिर भी अगर कोई 15 20 हजार की चीज होती है तो आज भी मैं क्या करता हूँ, 2 प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करता हूँ, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं 500 1000 रुपया सस्ता पड़ जाए क्या। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं भी आप जैसा ही इंसान हूँ, लेकिन आज मेरा पोर्टफोलियो लाख रुपए पर डाउन था, लेकिन मुझे उसका कोई टेंशन नहीं था। बाहर अगर नॉर्मल जिंदगी में मेरे 2 3 हजार रुपए भी एक्स्ट्रा किधर उधर लग जाते हैं ना, बड़ा अफसोस होता है, मतलब दिन भर अफसोस रहता है। 2 3 हजार गए तो 2 5 सौ गए तो नहीं होता आजकल, पहले वो भी होता था। अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है, 2 3 हजार रुपए किधर चले गए गलती से गलत जगह पे, तो भाई अफसोस होता है। बट लाख रुपए पोर्टफोलियो का डाउन है, बट फिर भी अफसोस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप समझिए कि मार्केट का कानून है, मार्केट में ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपको मार्केट से कुछ बड़ा पैसा बनाना है ना, तो इस तरीके से ही पोर्टफोलियो आपके गिरेंगे और उस तरीके से बढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा ऐसा मेरे को मैसेज आया कि क्या सर आपका भी पोर्टफोलियो इतना डाउन है ना, इतना सारा पोर्टफोलियो आपका गिरता है ना। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ आपका मकान थोड़ी ना है। क्या मतलब है, अगर आग लगेगी ना तो सभी लपेटे में आएंगे। अगर मार्केट में गिरावट हो रही है तो समझिए कि आपका पोर्टफोलियो भी गिर रहा है, मेरा भी गिर रहा है, और हमसे जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, झुनझुनवाला साहब हैं, सबका पोर्टफोलियो गिर रहा है। अब वही बात है, किसका कितना गिर रहा है, अब जितना पैसा लगा उसके हिसाब से गिरेगा, जिसकी जितनी कम लगी है उतने उसके हिसाब से कम गिरेगा, और जब बढ़ेगा तो उस हिसाब से ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई अधूरा नहीं है या कोई छूटा नहीं है। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग की मेरी जर्नी चालू हुई थी तब मेरा वही था, दिन में 100 200 रुपए पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता था। ठीक है, और फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि 1000 2000 रुपए पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होने लगा, फिर 10 20 हजार लगा। आजकल तो मुझे ऐसा है कि भाई लाख एक रुपया तो मेरे पोर्टफोलियो के नॉर्मल हो गया है। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे, मतलब उससे फीलिंग मर गई है। मतलब अगर कहीं 2 5 हजार मेरे कहीं चले जाए ना, इतना अफसोस होता है ना मेरे को। लेकिन मार्केट में ठीक है, मतलब पता है मेरे को कि भाई ये ऐसा ही सिस्टम चलता है। अब जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई ऐसा है कि हर 3 महीने में कंपनी एक बार रिजल्ट पोस्ट करती है, तो आइडियली देखा जाए तो हर 3 महीने में एक बार मार्केट में खुलना चाहिए, कंपनी में ऊपर नीचे जो होना चाहिए होगा, और फिर बंद हो जाए, फिर नेक्स्ट 3 महीने बाद खुल जाए। लेकिन ये सिस्टम मार्केट में नहीं चलता। अब 3 महीने में रिजल्ट आने हैं, लेकिन रोज कंपनी ने कुछ ना कुछ तो करना है, तो सेंटीमेंट्स है। अब सेंटीमेंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब जैसे आज अगर मार्केट में कोई न्यूज होगी तो मेरे को पता नहीं। ठीक है, अब होगी तो यही हो सकता है, मुझे लगता है कि काफी लोगों का प्रॉफिट हो रहा था, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। कल एक आरबीआई का ट्रिगर आया था, आरबीआई ने कुछ बोला कि कुछ बैंक के लिए कुछ शायद से खराब न्यूज आई थी। ठीक है, तो वही बात है, देखो एज अ स्विंग ट्रेडर, और वो जब मेरा पोर्टफोलियो 100 200 रुपया 300 रुपया 1000 रुपया दिन में ऊपर नीचे होता ना, दिन भर मोबाइल को घूरता रहता था। दिन भर मतलब थोड़ा गया इधर गया उधर गया, मतलब बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते थे अपन, एक टाइम ऐसा था। ठीक है, लेकिन वही बात है, धीरे धीरे इवेंचुअली विल ओवरकम, क्योंकि आपको पता है ना, करना तो आपको कुछ है नहीं। ठीक है, आपके पास एक सिस्टम है, उसके हिसाब से आपने एग्जिट करना है। अब मुझे पता है कि आज मेरे जो शेयर है उसमें किसी में एग्जिट नहीं थी, क्योंकि मेरे को पहले से पता है सबके लेवल क्या है। तो मैंने करना तो वैसे भी कुछ नहीं ना, तो घूर घूर के मैं क्या कर लूंगा अपनी लाइफ में, खाली टेंशन ले लूंगा, बढ़ा लूंगा। और इसलिए तो मैंने बोला ना, मतलब जो जॉब वॉब रहता है ना वो ठीक रहता है जिंदगी में, कैसा उनके पास कुछ काम धंधा रहता है तो वो उसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, इस बात को लोग गलत ले लेते हैं। मतलब अब इसमें कैसा है कि कुछ लेडीज भी हैं, कुछ रिटायर्ड भी हैं, बोलते हैं अरे सर आपके हम भी जॉब ढूंढे। ऐसी बात नहीं है भाई, देखो क्या है, जिसपे जितना ज्यादा प्रेशर होता है ना कमाने का, ठीक है, अब लेडीज पे और रिटायर पे उतना प्रेशर नहीं होता, तो ठीक है, दे कैन मैनेज। एंड इनफैक्ट जो रिटायर्ड पर्सन है उनको ज्यादा अक्ल होती है, क्योंकि उनकी ज्यादा समझ होती है, तजुर्बा होता है। और लेडीज है वो तो भाई इसी चिकट होती है पैसे को लेके, तो ठीक है। तो आपने वैसे भी कुछ करना तो था नहीं, ऊपर जाए तो भी कुछ नहीं करना था। आज अगर मेरा पोर्टफोलियो लाख रुपए निगेटिव में था, तो लाख रुपए पॉजिटिव तो भी मैंने क्या कर लेना था, करना तो कुछ था नहीं मैंने, तो क्यों देख के टेंशन लूं मैं। तो यही चीज है, दिस विल कम इवेंचुअली विद एक्सपीरियंस विद मैच्योरिटी। ठीक है, तो यू विल लर्न। तो सबका गिरता है, आपका भी गिरा, मेरा भी गिरा, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है, पार्ट ऑफ द गेम है। जब ये गेम, मतलब मार्केट्स में आप समझो क्या होता है,
एक कदम पीछे लिया जाता है ना, दो कदम छलांग मारने के लिए, बड़ी छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है ना, तो यही सिस्टम है। ठीक है। अब वही बात है कि क्या ये जो मार्केट में आज हुआ, क्या यहाँ से मार्केट का टॉप लग गया, क्या यहाँ से बहुत बड़ी करेक्शन 10 20 30% की ट्रिगर हो जाएगी, वो तो वक्त बताएगा। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आप कभी टॉप पे नहीं बेच सकते, बॉटम पे नहीं बेच सकते, ऊपर का कुछ छोड़ना पड़ेगा, नीचे का कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपके पास कुछ सिस्टम होना चाहिए, वही आप फॉलो करोगे तो ही आपका पैसा बनेगा। ठीक है। और इतना दिल पे मत ले लो मार्केट को कि भाई रोज के रोज देखोगे ये देखोगे, क्या होता है स्टार्टिंग में ना, इट्स ऑल अबाउट रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर राइड अगर आप कभी कभी करते हो, 1 2 मिनट बैठते हो तो बड़ा मजा आता है। ठीक है। अगर रोलर कोस्टर को आपने जिंदगी बना ली ना अपनी, तो भाई इतनी एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं होती लाइफ में। ठीक है। बट वही बात है, इवेंचुअली इट विल कम विद एक्सपीरियंस ओनली। मुझे याद है, मतलब मैं बोलता हूँ टॉयलेट में फोन लेके जाता था एक टाइम, ऐसा भी था कि मार्केट में, और पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ही मार्केट कंट्रोल कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं देखूंगा तो पता नहीं मार्केट में क्या हो जाएगा। बट ठीक है, मतलब अभी उतना फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मैं मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब 9:15 बजे मार्केट के साथ मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया है। ठीक है। आराम से 10 11 बजे आराम से लैपटॉप ओपन होता है, क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि पता है सब सिस्टम में क्या चल रहा है, सब पता है अपने को। एक आध दो ऊपर नीचे अगर शेयर हो भी जाए, मतलब कैसा होता है जनरली, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो ठीक है ना, मतलब एक आध 2% नीचे बेच दूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा लाइफ में, है ना। और जो जो स्टॉप लॉस के करीब है अपना या टारगेट के करीब है, वो तो पहले से पता रहता है, उनकी ट्रैकिंग होती रहती है। अब मेरे को पता है कि कल कोई भी शेयर ऐसा ही नहीं जो मेरे को या तो स्टॉप लॉस जिसका हिट होना है या अनलेस टारगेट हिट होना है, अनलेस एंड अनटिल कुछ बुरा हो जाता है, जैसे पॉली कैप में हो गया था। सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, एक दिन अचानक से न्यूज आ गई और पॉलीकैब का स्टॉक गिर गया, तो वो मेरे एक्चुअली स्टॉप लॉस से बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। ठीक है। अब वो कैसे स्टॉप लॉस होते हैं, क्या सिस्टम होते हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो एग्जिट मुझे जल्दी लेनी थी, वो थोड़ी नीचे मिल गई, ठीक है, उतना तो भी चल जाता है, उतने के लिए लाइफ में टेंशन थोड़ी ना लूंगा। तो ठीक है, क्यों, मतलब 9:15 बजे उठ के मैं क्या कर लूंगा, मैं थोड़ा ना बोलूंगा भाई तू चल तू मत चल, जिसको चलना है चलेगा, जिसको नहीं चलना है नहीं चलेगा। 10 11 बजे सुकून से उठो, काम हो जाएगा। आप खतरों के खिलाड़ी, आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो। ठीक है। आपने आराम से स्विंग ट्रेडिंग का काम करना है, सुकून से जीना है जिंदगी। ठीक है। तो भाई पहले ना एक ना स्टेप लिख लो कि आपने लाइफ में क्या करना है। ठीक है, पहले लिख लो आप लाइफ में, वो आपने ट्रेडिंग में क्या करना है, ये स्टेप आपने फॉलो करना है, आपकी जिंदगी सुकून की रहेगी। वैसे तो ये स्टेप मेरे आगे बताने वाला था मैं, लेकिन आज ही बता देता हूँ, क्योंकि कल फिर मार्केट गिरेगी तो फिर सुबह मेरे को मैसेज आएगा, अरे फरहान भाई, अरे मेरे हाथ में थोड़ी ना क्या कर लूंगा मैं। ठीक है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी लाल है ना। वक्त के साथ क्या होता है, दर्द सहने की आदत हो जाती है। ठीक है, दर्द कम नहीं होता, दर्द सहने की आदत हो जाती है, ऐसा है। तो लिखो स्टेप, आप कोई भी स्विंग के लिए या आपने पोजिशनल के लिए लिया है ना, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो स्टेप ले लो। राइट डाउन नंबर 1, स्टेप नंबर 1। ठीक है। स्टेप नंबर 1 लिखो, बुक पेन रेडी अपने पास। स्टेप नंबर 1, मुझे एक बात बताओ, कल जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कल या 2 3 दिन पहले, अपने पास अपने हाथ में सिर्फ एक ही चीज है इस मार्केट में, वो क्या है भाई। एक चीज मैंने बहुत बोला था आपको, अपने हाथ में इस मार्केट में सिर्फ एक चीज है, और वो क्या, बताओ जल्दी से मेरे को। अपने पास अपने हाथ में इस मार्केट में सिर्फ एक ही चीज है, वो है लॉस, और कुछ भी नहीं है। बराबर। मार्केट क्या करेगी कब करेगी पता नहीं, अगर आपको ये पता है कि आप किस जेब से कितना जाना है तो भाई सेफ हो लाइफ में। तो वही बात है, ये नॉन रिस्क हो गया ना आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है जाना तो इतना ही जाना है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, वो काटने काटने के चक्कर में हो सकता है 2 3% और निकल जाए, तो ठीक है, मतलब एटलीस्ट अपने को पता है अपन क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो राइट डाउन स्टेप नंबर 1, डिसाइड योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट। ठीक है। डिसाइड योर स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट। ठीक है। तो अपने को ना स्टेप नंबर 1 ही है कि आपका, आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना, आपको टारगेट डिसाइड करना, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। ठीक है। इसमें भी अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिसाइड योर स्टॉप लॉस, डिसाइड योर टारगेट। अगर आपने एक बार नहीं भी टारगेट डिसाइड किया तो भी चलता है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो रीजन क्या है और ये कैसे डिसाइड होगा, ये अपन आगे सीखेंगे, ये आज आपको नहीं पता है लेकिन आगे चल के अपन सीखेंगे। ठीक है। तो देखो, दो चीजें, स्टॉप लॉस अपने को पता होना चाहिए कि हम कितना लॉस देने को तैयार है। अगर टारगेट में आपको नहीं भी पता है तो भी चलता है, क्यों, जैसे मान लेते हैं अगर आपने 100 रुपए का कोई स्टॉक लिया और आपने सोचा 80 पे तो मैं निकल जाऊंगा, और ऊपर मान लेते 140 है, लेकिन आपको नहीं पता ऊपर कितना है। ठीक है, तो भी एक बार चल सकता है, क्यों चल सकता है, क्योंकि टारगेट कुछ चीजों से निकलते हैं, कुछ स्टडी से निकलती है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ने आइशर मोटर पे टारगेट लगा दिया होता तो स्टॉक 300 से 30,000 हो गया, तो 320 ने लिया होता, उसका टारगेट क्या बना होता, अगर 20% का टारगेट है तो 360, है ना, और अगर 50% का टारगेट है तो 300, 450, अगर 100% का टारगेट तो 600, 300 का 600 पे बेचा, 900 पे बेचा, 1500 पे बेचा, 3000 पे बेचा। अब आप सोच रहे हो कि आइशर मोटर 30,000 का कहाँ है, एक टाइम पे चलता था 30,000 का, उसमें बोनस और स्प्लिट हो गया। ठीक है, इसलिए आज आपको आइशर मोटर उतना बड़ा नहीं दिखता, बट एक टाइम पे 30,000 पहुंच गया था। ठीक है, जैसे एमआरएफ है। ठीक है, अभी जैसे एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ, अभी कल हमने डिस्कस किया था कि एमआरएफ से बड़ी कंपनी वोडाफोन आइडिया है, किस हिसाब से डिसाइड किया था, मार्केट कैप से। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसका शेयर प्राइस 13 है आइडिया का और एमआरएफ का 1,40,000 है, क्यों। देखो सिंपल है,
ठीक है। अब ये शेयर प्राइस क्या होता है पता है, आईपीओ के बाद से ना स्टॉक की जर्नी चालू होती है। ठीक है, आईपीओ के बाद से स्टॉक की जर्नी चालू होती है। अब किसी शेयर का आईपीओ 400 रुपए से भी आ सकता है, किसी शेयर का आईपीओ 800 भी आ सकता है, किसी का हो सकता है 5,000 से आईपीओ स्टार्ट हो जाए, और किसी का हो सकता है 5 रुपए से स्टार्ट हो, आईपीओ से जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इन्फोसिस है। अब आप सोच रहे कि भले ही 500 रुपए से हो गए, 10 रुपए से हो, इन्फोसिस का शेयर आज 2-2.5 हजार पे चलता है, तो वो 1 लाख 1.5 लाख क्यों नहीं पहुंचा आज तक, कितने साल से चल रहा है? क्योंकि इन्फोसिस कंपनी भी एमआरएफ से 10 गुना बड़ी है। उसका रीजन क्या है कि बीच बीच में ना कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती है। स्प्लिट का मतलब, अगर 1,000 का शेयर है ना, वो क्या बोलेगी, अगर 1,000 का आप एक शेयर ओन कर रहे हो ना, तो कंपनी क्या करेगी, उसको 2 में कर देगी, तो 5-500। तो अगर आपका एक शेयर है ना, एक की जगह 2 हो जाएंगे, और 500 के 2 हो जाएंगे, मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ा आपकी जिंदगी में। आपके पास 1,000 रुपए की वैल्यू के शेयर थे, लेकिन पहले एक था, अब शेयर प्राइस ज्यादा हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, फर्क कुछ नहीं पड़ा। ऐसा करते हैं। अब करते क्यों है, बहुत से रीजन है। मेन रीजन ये होता है अफोर्डेबल बनाने के लिए। आज एक आम पब्लिक एमआरएफ का शेयर तो खरीद ही नहीं सकती। ठीक है, क्यों क्यों नहीं खरीद सकती, 1 लाख क्या 40,000 का उतना तो लोगों का पोर्टफोलियो नहीं है। तो अगर एमआरएफ चाहे कि भाई ज्यादा लोग मेरे शेयर में पार्टिसिपेट करें, तो एमआरएफ क्या करेगा, 1,40,000 का शेयर है ना, उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा। 10 में भी करेगा तो एक शेयर 14,000 का बनेगा, और जिसने एमआरएफ का एक शेयर लिया उसको 10 शेयर मिल जाएंगे। 100 में डिवाइड करेगा तो 14 रुपए बन जाएगा। ठीक है, अब कोई करता है कोई नहीं करता, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अच्छा क्या होता है, अच्छा ये कि जितना बड़ा शेयर उतना अच्छा, जितना शेयर का वैल्यू बड़ा है ना उतना अच्छा। क्यों अच्छा, कोई लॉजिक लगाओ मेरे को बताओ, क्यों 1,40,000 का शेयर अच्छा, क्यों, क्या लगता है आपको क्यों अच्छा 1,40,000 का, कोई बता सकता है? 1,40,000 का शेयर क्यों अच्छा, 14, अगर छोटा है तो क्यों अच्छा नहीं? बिल्कुल, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पूरी मैनिपुलेशन करता कौन है, पब्लिक। जो शेयर पब्लिक के पास होता है, जो फ्री फ्लोट होता है, कम हुआ तो अच्छा है, कम हुआ तो खराब है, क्योंकि जो प्रोमोटर है और एफआईसी है तो वैसे जनरली बेचते नहीं है। अब जब इतना बड़ा शेयर है तो पब्लिक तो लेगा नहीं। अब जब पब्लिक, और क्यों जो पब्लिक लेंगी भी ना, वो इस नजरिए से नहीं लेगी कि कल परसों में बेच दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैनिपुलेशन कम होती है, तो वो स्टॉक क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल स्टॉक होते हैं। ठीक है, जो ज्यादा उछल कूद नहीं करते हैं। ठीक है, बढ़ते भी कम है, गिरते भी कम है, और लेकिन इवेंचुअली उनकी जर्नी ज्यादा स्मूथ होती है। जिसमें पब्लिक का फ्लोट ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा उछल उछल कूद करता रहता है। ठीक है, ये भी अगेन एक पैरामीटर है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि डिसाइड योर स्टॉप लॉस, डिसाइड योर टारगेट। टारगेट अगर आपने डिसाइड नहीं किया, उसके दो तरीके में टारगेट के आपको आगे चल के समझाऊंगा। एक तो फिक्स टारगेट, ठीक है, 100 में आपने लिया, 140 का अपना टारगेट है। एक और अपन एक दूसरा तरीका ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई अपन कौन होते हैं कि एक स्टॉक को बोले भाई तू 140 जाएगा, अब उसको 1400 जाना है तो 140 अपन क्यों रुकाएंगे? तो अपन वो तरीका भी देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, सो दैट आप उस स्टॉक का पोटेंशियल खा सको। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 है डिसाइड योर स्टॉप लॉस, डिसाइड योर टारगेट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आपका क्या है, उतने ही मतलब स्टॉक खरीदो, आपने स्टॉप लॉस के हिसाब से जितना आप लॉस ले सकते हो उतने ही आपने स्टॉक खरीदने हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का है और आप 2,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो, तो आपने स्टॉक कितने खरीदने हैं, आपने स्टॉक खरीदने हैं 100। ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं खरीदोगे। तो लिखो अपने हिसाब से जो भी लिखना है। क्या मैंने बोला, मैंने ये बोला कि स्टेप नंबर 2 होगा उतने ही स्टॉक लो जितना पैसा आप लूज कर सकते हो। समझे? प्रॉब्लम क्या है लोगों का, लोग पहले स्टॉक लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने कितने लेने थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कितने लेने। आपने पहला स्टेप आपका क्या, आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, उसके बाद उस स्टॉप लॉस के हिसाब से आपने डिसाइड किया कि आपने को कितने स्टॉक लेने हैं। टारगेट से डिसाइड नहीं किया, टारगेट तो छोड़ो, वो तो मार्केट देगी नहीं देगी, वो तो मार्केट के हाथ में, अपने को लॉस का देखना है जो भी है। तो स्टेप नंबर 1 है आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया। स्टेप नंबर 2, उस स्टॉप लॉस के हिसाब से अपन ने नंबर ऑफ शेयर चूज कर लिए, है ना। अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस हमने अपने नंबर ऑफ शेयर को चूज कर लिया। किसी को बढ़िया अंग्रेजी आती है, ठीक है, तो चैट बॉक्स में अच्छा सेंटेंस बना के लिख लो ताकि लोग बाकी रेफर कर पाएंगे सेंटेंस को। नहीं आती तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या है, स्टॉप लॉस के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर को चूज कर लो। स्टेप नंबर 3 क्या होता है आपका, स्टेप नंबर 3 होता है कि ट्रेल योर स्टॉप लॉस। देखो सुनो, रुको, पहले सुन जाओ, पहले समझो। देखो, एक पहले अपन ने क्या कर दिया, आपने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, उसके हिसाब से स्टेप नंबर 2 पे अपन ने क्या कर लिया, स्टॉक को ले लिया। अब स्टॉक अपन ने ले लिया, 2 स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में अपने पास क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में अपने पास क्या होगा कि वो स्टॉक या तो अपने डायरेक्शन में जाएगा या तो अपने डायरेक्शन के अपोजिट में जाएगा।
ठीक है। तो अगर जरूरी नहीं है हम 100 पे लेते हैं और हमने 80 का स्टॉप लॉस रखा है, तो जरूरी नहीं है कि टारगेट हिट हो, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, अगर अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एग्जिट। ठीक है, लिखो, इफ स्टॉक गोज अगेंस्ट आर डायरेक्शन एग्जिट एट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लो, जो आपने डिसाइड कर लिया है। बाय शेयर्स, देखो किसी ने लिखा है कमेंट बॉक्स में बाय शेयर एज पर आर लॉस कैपेसिटी, देखो ये भी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपका सही बोल रहे हैं आप, बाय शेयर्स एज पर लॉस कैपेसिटी, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार बात करके रखा है कि हमने, ऐसा नहीं है कि आप 2,000 रुपए लॉस कर सकते हो। ठीक है, आपको वो स्टार्टिंग का फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको पता होना चाहिए कि कितना लॉस आप ले सकते हो पर ट्रेड, और पर ट्रेड आप कितना लॉस लोगे, 1%। ठीक है, 1% लिया तो आपके पोर्टफोलियो में 20 के आसपास स्टॉक हो जाएंगे। तो अगर आपका 1 लाख का है तो पहले तो आपने मोटा मोटा, देखो एग्जैक्ट नहीं बैठेगा चलेगा, लेकिन मोटा मोटा आपको बताना चाहिए 1 लाख का है, एक ट्रेड पे मैं 1,000 रुपए ले सकता हूँ, 20 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब इतने शेयर में ले सकता हूँ। तो इस तरीके से फिगर सेकंड लेक्चर में बताया ना, उस तरीके से आप डिसाइड करोगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है, अगर स्टॉक अपने डायरेक्शन के अपोजिट गया तो एग्जिट एट स्टॉप लॉस। लेने के बाद स्टॉक या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, हमने ऊपर सोचा लेकिन नीचे आ गया, तो अगर आपने लिया और स्टॉक अपने डायरेक्शन के अगेंस्ट गया, मतलब इफ स्टॉक गोज अगेंस्ट द डायरेक्शन देन एग्जिट एट स्टॉप लॉस। इफ स्टॉक गोज अगेंस्ट द डायरेक्शन एग्जिट एट स्टॉप लॉस। नेक्स्ट, अगर इफ स्टॉक गोज इन आर डायरेक्शन, मतलब अपन अपने को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ट्रेल स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि 100 रुपए पे आपने कोई स्टॉक लिया और 80 रुपए पे आपने सोचा बेचूंगा, नीचे स्टॉप लॉस, वो 100 पे आपने लिया और वहीं से नीचे गिरने लग गया। ठीक है, पॉसिबल है, और 80 पे आपने स्टॉप लॉस काट दिया, आप निकल लिए। अब 100 से कोई स्टॉक चलने लगा और आपने सोचा कि 140 पे मैं निकलूंगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा पता है, वो 100 से स्टॉक मान लेते 120 गया। ठीक है, और 120 से अगर वो नीचे आके 100 काट के 80 काट दिया, तब तो आपका लॉस हो गया। समझे बात को? 100 से अगर कोई स्टॉक आप बोल रहे हो 140 जाएगा, ठीक है, तो जरूरी थोड़ा ना कि 100 से निकल सीधा 140 जाए, हो सकता है 100 से 120 तक चले जाए, और 120 से वो घूम जाए और नीचे आके 100 को काट दे और 80 को भी काट दे। तो इससे हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम पे आपको दिख रहा था 20 रुपए प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट 20%, बट स्टॉक वहां से घूम गया और नीचे आके उसने, मतलब वो 20% तो अपना मिला नहीं अपने को, और 100 से नीचे आके 20% का स्टॉप लॉस भी काट दिया। तो ये सिचुएशन भी बनती है। जरूरी नहीं होता कि स्टॉक यहां से निकलेगा सीधा ही टारगेट हिट करेगा, सीधा ही स्टॉप लॉस हिट करेगा, ऐसा नहीं होता। तो पॉइंट नंबर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रेल योर स्टॉप लॉस, इफ स्टॉप लॉस, इफ स्टॉक गोज इन आर डायरेक्शन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। इफ स्टॉक गोज इन आर डायरेक्शन ट्रेल स्टॉप लॉस। ठीक है, मतलब अगर स्टॉक, जैसे स्टॉक 100 से 120 गया, ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल जो स्टॉप लॉस था 80 रुपए का, उसको अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं कॉस्ट पे ला देंगे, मतलब 100 रुपए हो गया, हमने स्टॉप लॉस को भी ऊपर कर दिया। तो कल को खुदा ना खास्ता है 100 से 120 गया और नीचे आ गया और 100 काटा, तो कम से कम भाई हमने पैसे तो बचाए हमारे जो भी थे। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब लेना देना कुछ नहीं हुआ। कल को स्टॉक 130 पे जाता है, हम और अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कर लेंगे 110। तो 130 से अगर घूम जाता है कल को ये, तो कम से कम 110 पे तो निकले, मतलब कुछ तो लेके निकले। ये नहीं कि मतलब हमने सोचा था 140 जाएगा और 130 से घूम के हमारा पूरा हमारी जेब से पैसा लेके गया, ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे ये कैसे डिसाइड हो रहा है, हमने 80 रखना है, 100 रखना है, 110 रखना है, ये क्या है, अपन आगे अपनी स्टडी में मैं आपको समझाऊंगा कैसे अपन करते हैं सब चीजें। ठीक है, एंड फाइनल स्टेप इज व्हाट, एग्जिट एट टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एग्जिट एट टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने स्टॉक लिया 140 पे गया, ठीक है, तो 140 पे गया, तो मान लेते हैं 140 पे गया और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 130 है, जो कि इनिशियली 80 था, हम उसको बढ़ा रहे हैं, 130 पे आप पहुंच गए। ठीक है, अब क्या सीन है, अब 140 पे है, अब आपके दो ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपने, ऑब्वियस सी बात है, लेते वक्त ना दोनों टारगेट आपके दिमाग में रहते हैं, 140 तक जाएगा कैसे क्या बताऊंगा आगे, और ये निकालेंगे। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 140 पे चुपचाप एग्जिट कर लो क्योंकि आपका टारगेट आ गया, आपने ऑलरेडी सोचा था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बनता है, एक काम करते हैं ना, ये स्टॉक में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा, तो अपन क्या करते हैं, 140 पे नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, 130 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे। ठीक है, वो स्टॉक 150 जाएगा, अपन 140 पे स्टॉप लॉस करेंगे, स्टॉक को बढ़ने दो, मान लेते हैं स्टॉक 200 पहुंच गया, अपना इतना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 180 का है, तो कल को जब भी वो घूम के 200 से 180 आएगा, अपन एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा
कि आप कभी भी टॉप पे तो नहीं बेच पाएंगे, ये बात तो आप दिमाग से निकाल लो कि भाई मैं ही टॉप बनाऊंगा। अगर आपको यही ये गलत फहमी तो बहुत बड़ी गलत फहमी है कि मैं ही टॉप बनाऊंगा, मैं ही बॉटम बनाऊंगा। हालांकि मैंने टॉप बनाया है बहुत सारे स्टॉक का। ठीक है, चलो अभी मैंने टॉप बनाया बहुत सारे स्टॉक का, बताता हूँ कौन से स्टॉक का मैंने टॉप बनाया था। ठीक है, और एज अ बिगिनर आप भी टॉप बनाओगे, लेकिन धीरे धीरे हमने कोशिश ये करनी है कि हमने टॉप नहीं बनानी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, एग्जिट एट किसका, एग्जिट एट, या तो आप किस पे एग्जिट करोगे, या तो आप एग्जिट करोगे अपने टारगेट पे, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ कि इस ये पूरे स्टेप में आपको कुछ डाउट है तो बताओ मेरे को, एनी डाउट, बोलो। ये जो स्टेप मैंने लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसी को इसमें डाउट है? सब लोग बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में, आर यू क्लियर विद द स्टेप? ठीक है, नो आई एम नॉट शेयरिंग स्क्रीन, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार रिपीट सर, तो फटाफट पांच स्टेप देख लो। देखो, सबसे पहले आपने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। ठीक है, और टारगेट डिसाइड करना है। स्टेप नंबर 2, अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से आपने नंबर ऑफ शेयर्स लेना है, जितना आप लूज कर सकते हो, और कितना लूज कर सकते हो ओवरऑल कैपिटल का 1 या 2%। ये नहीं कि ठीक है चल मेरा एक कैपिटल 1 लाख है, 50,000 का लूज कर सकता हूँ, उस हिसाब से फिर तो दो ही शेयर खरीद पाओगे, है ना। वो सेकंड लेक्चर में जो फॉर्मुला बताया था, फॉर्मुले के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। स्टेप नंबर 3 क्या है, अगर स्टॉक अपने डायरेक्शन के अगेंस्ट गया तो एक स्टॉप लॉस पे एग्जिट करो। जैसे आप 10 लाख प्लेटफॉर्म ने लिया है, 900 के नीचे आया ना, खलास, लेना ना देना। चौथा स्टेप क्या है, अगर स्टॉक अपने डायरेक्शन में गया तो आपने क्या करना है, अपने जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि या तो टारगेट पे एग्जिट करेंगे, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, अभी भी अगर किसी को नहीं समझा तो रिकॉर्डिंग सुन के वापस रिपीट कर लेना। ठीक है, तो कोई लिखना चाह रहा है तो कमेंट बॉक्स में चार पांचों स्टेप लिख के बताओ, अच्छी सी प्यारी सी लैंग्वेज में, तो बाकी लोग कॉपी कर सकते हैं अगर किसी को समझ में आ गया स्टेप तो। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये मैं क्यों बताया आज, ये मैं कब बताना चाहिए मेरे को, कि जब आपको पता है कि भाई स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, टारगेट कैसे करते हैं, उसके स्टेप आज क्यों बताया? क्योंकि आज जो मार्केट में हुआ ना, मेरे को एक बात बताओ एकदम, मतलब आज जो मार्केट में हुआ ना, मतलब मार्केट जो गिरी, ये स्टेप में उसकी जगह कहाँ है मेरे को बताओ। आज जो मार्केट गिरी उसकी जगह ये स्टेप में कहीं बैठी क्या, देखो एक बार, कहीं हमने लिखा है क्या? अच्छा, मार्केट अगर 1% गिरी तो आपको कुछ एक्शन लेना है, मार्केट 2% गिरी तो आपने कुछ एक्शन लेना है। वाह वाह वाह, डिसाइड स्टॉप लॉस एंड टारगेट, डिसाइड नंबर ऑफ शेयर बेस्ड ऑन, इफ बेस्ड ऑन, देखो भाई, भाई साहब ने कुछ लिखा है कमेंट चैट बॉक्स में, आप लिख सकते हो देख के। ठीक है, अब मेरे को सवाल का जवाब दो, आज जो मार्केट में हुआ उसकी जगह कहीं इस स्टेप में आपको दिख रही है, किसी भी स्टेप में दिख रही है? नहीं। तो जब नहीं दिख रही तो टेंशन लेके क्या कर लोगे लाइफ में? बात समझ रहे हो? सबसे पहले ना ये पूरे इसमें ना नोट करके रखो, आपने क्या देखना है, आपने ना सबसे पहले ना, देखो क्या होता है, आपने कोई स्टॉक लिया, ठीक है, आपने अगर सोचा कि वो स्टॉक में मेरे को 50% आना है, तो आपने ना उसको ना सबसे पहले तो ना निफ्टी से या स्मॉल कैप से, इंडेक्स से, इससे कंपेयर नहीं करना कि आज मार्केट 1% ऊपर है और मेरा पोर्टफोलियो इतना नीचे है, कि आज मार्केट 1% ऊपर है और ये स्टॉक 2% नीचे है। ये मत सोचो, क्यों नहीं सोचो, क्योंकि अगर आपने कोई एनालिसिस से कोई स्टॉक लिया है जिसमें आपको लगता है कि 50% का पोटेंशियल है, तो आप मेरे से लिख के ले लो, अगर सही किया है ना आपका, आ जाएगा 50%। एक एक में आएगा 50% पता नहीं, बट ऐसे आपने 5 6 10 12 लिए ना, उसमें मोटा मोटा निकाल लोगे, और उतना रिटर्न निकालोगे ना जितना रिटर्न निफ्टी का नहीं बनेगा। निफ्टी आज कितनी है, 12,500। मान लेते हैं अगर आप 15% और भी इस पे आप जोड़ लेते हैं तो कितना होता है, करीब करीब 25,000 के आसपास मान लो, 25 26 हजार, 30,000, 25 26 हजार। तो एक साल में निफ्टी 25 26 हजार चली जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन आपका स्टॉक ना वो उससे कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ना ये लिखो पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो इंसान बेचैन होता है ना, बेचैन इसलिए होता है क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को, अपने स्टॉक को वो इंडेक्स से कंपेयर करता है, या तो निफ्टी से देखेगा, इंडेक्स कौन कौन से, मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स, उससे कंपेयर मत करो आप, वो बेचैनी की वजह बनेगी। क्योंकि जिस दिन आपने स्टॉक चल रहा है ना, एक ही दिन में 20% चल जाएगा, और ना एक दिन में इंडेक्स 20% चलेगा, ना मिड कैप इंडेक्स 20% चलेगा, ना स्मॉल कैप इंडेक्स 20% चलेगा। तो आपने करना क्या है,
आपने अब जब अपनी एनालिसिस से स्टॉक लिया ना, तो जितनी नॉइस आप हटा सकते हो उतनी हटा लो, तो आप अपने डिसीजन को और बेहतर ले सकते हो। देखो, ट्रेडिंग में आपके अगेंस्ट में क्या जाएगा पता है, ये जो सेंटिमेंट्स है ना वही जाने। ठीक है, ये ग्रीड और फियर जो है ना, ये सेंटिमेंट्स ही को अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। और ये होगा कैसे? ये होगा इवेंचुअली विद एक्सपीरियंस। और ये क्या है, ग्रीड फिर आएगा क्यों? क्योंकि आप दिन भर टीवी देखेंगे। गलत नहीं है टीवी देखना, बट प्रॉब्लम ये है कि एक नया इंसान को ये नहीं पता चलता कि टीवी से उसने क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कल एक सेबी की न्यूज आई थी, सेबी ने जी बिजनेस पे आने वाले 15 लोगों को बैन किया है। एक बार गूगल पे सर्च कर लो न्यूज। जी बिजनेस पे आने वाले 15 एनालिस्ट को सेबी ने बैन किया है। ठीक है। और क्या सीन था, वो क्या करते थे, अपने क्लाइंट वगैरह को पहले कॉल देते थे, बाद में टीवी पे कॉल देते थे। जैसे टीवी पे कॉल दिया, अपने क्लाइंट को बोलते थे प्रॉफिट बुक कर लो। तो लोगों का ये मसला होता है, टीवी पे देख के आपने ले लिया, उसके पहले वो लोग ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, उनके क्लाइंट बाय कर चुके हैं, वो कॉल देते हैं, जैसे कॉल दिया ना, प्रॉफिट बुक करा लेते हैं अपने लोगों से, और माल चिटका देते हैं पब्लिक को। तो ऐसा काम कर रहे थे लोग। तो प्रॉब्लम ये कि टीवी को ना, हम और आप जैसे लोग ना, उसको, मैं 2016-17 में मेरे पास ना जीरो हो गया था अकाउंट। 2017 में, ठीक है, 16 में चालू किया शायद मैंने, 16-17 में जब भी चालू किया, एक साल में अकाउंट जीरो हो गया था मेरा। ठीक है, पूरे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में मैंने वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, एक बार चेक कर लो। उसके बाद मैं साल 2 साल में सिर्फ टीवी देखता था दिन भर। आज हालांकि देखा जाए तो मेरे को ये जो चीजें, एक्स्ट्रा जो चीजें पता है, ठीक है, अलॉन्ग विद पढ़ाई जो भी अपनी स्टडी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है ना कि 1-2 साल से मैं बैठ के टीवी देखा हूँ। ठीक है, और सब जितनी चीजें ना वहीं से सीखा हूँ ज्यादातर, क्योंकि अच्छे लोग आते हैं। बट प्रॉब्लम है कि एज अ बिगिनर ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ये बता पाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। तो ये जो आपके स्टेप्स जो बने ना, जितना आप अपने आप को मैन्युअली बिना ग्रीड एंड फियर के काम करोगे, स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, उतना सब सक्सेस का चांस ज्यादा है। ठीक है। और यही है ना, आप स्टेप फॉलो कैसे करोगे? और आप जब देखोगे ना, आप जब स्ट्रेटेजीज के हम डिस्कस करेंगे, आप बोले अरे क्या बात है, ऐसा इतना आसान, क्या फरहान भाई ऐसे बनेगा पैसा? ये जो आप 2-2 3-3 गुना के जो स्टॉक खरीदते हो, ऐसे खरीद लेते हो? ऐसा लगेगा आपको, ऐसा होता है? अरे ऐसे ही होता है, आज ऐसे ही होता है। 80 80 रुपए पे 800 का टारगेट दिया टाटा पावर पे, कितने लोगों के पास है? किसी के पास नहीं होगा। तो क्योंकि बीच में ग्रीड एंड फियर आ गया, इतनी सारी न्यूज आ गई, ये आ गया वो आ गया। तो एक सिस्टम होना चाहिए अपने पास, जिसको अपन अगर फॉलो करेंगे ना, तो ही हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो जितना, जैसे आज का जो मार्केट हुआ, उसकी अपने स्टेप्स में कोई जगह नहीं है। समझे? मार्केट गिरेगी गिरेगी, ठीक है, हाँ। इस मार्केट गिरने में अगर कोई स्टॉक ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया, आपका टारगेट हिट किया, तब तो वही आप, आपने अपने रूल के हिसाब से एग्जिट मारना है। समझे? बोलो, बात को क्लियर है? स्टेप आगे बढ़े। और मैं कितना भी बता दूं, ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। ठीक है। तो बस वही बात है, बार बार लेक्चर को सुनते रहोगे ना, तो दिमाग और खुलता रहेगा। चलो आगे बढ़े। मुदस्सर भाई ने चैट में बहुत अच्छे से स्टेप को समराइज करके रखा हुआ है। स्टेप लिख लो, और ना स्टेप को ना पेपर पे लिख के ना कहीं बोर्ड पे चिपकाओ, जहाँ पे ट्रेडिंग में बैठते हो ना उसके बाजू में चिपकाओ। इमोशन का यहाँ पे कोई कोई ये नहीं है। और वही बात है ना, पैसा तो आपका सुकून से बनना चाहिए ना, ये क्या वो तो ऊपर नीचे करके इतनी मेहनत करके थोड़ा ना बनना चाहिए। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी अपन डिस्कस करते हैं आज की स्टोरी। कल मुदस्सर भाई ने अपने को बोला था कि उनको देखना है जैन इरिगेशन। ठीक है। तो ये देखो लोगों को लोगों को लगता है ना कि भाई हम टॉप बनाएंगे, हम ही बॉटम बनाएंगे, हम ही टॉप बनाएंगे। ऐसा होता नहीं है। हालांकि मैंने एक शेयर बनाया था टॉप, मेरे को याद है, देखो ये टॉप मैंने नहीं बनाया, ये दिख रहा है टॉप ये रेन इंडस्ट्रीज का टॉप मैंने नहीं बनाया, मालूम है क्या? एक दिन न्यूज आई, न्यूज आई थी, और देखो ये चार न्यूज यहाँ पे ना, रेन इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया था। ठीक है। 2018 में रेन इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। और मैंने कहा आओ देखा ना ताओ देखा ना, कुछ 400 स्टॉक खरीद लिए थे रेन इंडस्ट्रीज के। ठीक है। तो कितना, कितने का हो गया? 400 का एक स्टॉक था वो टाइम पर, तो 400 का 400 मतलब कितना, 1.5 लाख के आसपास। पता नहीं कितने खरीदे थे। और आज वो 2018 है, और आज तक उसका रेट नहीं आया वो। आज तक रेट नहीं आया, ये टॉप महीने बनाया। ऐसे आप बहुत टॉप बनाओगे, मतलब अब नहीं बनाओगे। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा होता तो ऐसे टॉप बहुत सारे बनते हैं। तो हमने टॉप बनाना, हमने बहुत टॉप बनाना है मार्केट में। ठीक है। ये देखो, अभी एक स्टॉक आपकी बात करते हैं अपन, वो है स्क्रीनर डॉट इन पे, जैन इरिगेशन। ये देखो, मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोग को ना? स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा। जैन इरिगेशन स्क्रीन दिख रहा है यस।
जैन इरिगेशन, ठीक है। अभी देखो जैन इरिगेशन की बुक वैल्यू कितनी है, 80 रुपए की, और स्टॉक का करंट प्राइस कितना है, 66 का। अभी डिफरेंस मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था। इसका मतलब है कि ये देखो, बैलेंस शीट पे आप जाओगे ना जैन इरिगेशन के, ये देखो जैन इरिगेशन का खुद का पैसा कितना है। ये इसको बुक वैल्यू बोलते हैं ना, कल बताया ना, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं, और ये जो स्टार्टिंग का रहता है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। तो इसकी बुक वैल्यू को इक्विटी भी बोलते हैं। इक्विटी इसका कितना है, करीब करीब आप समझ लो ना 5,400 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो बुक वैल्यू उसकी 5,400 करोड़ है, और उसकी मार्केट वैल्यू है 4,400 करोड़। तो बुक वैल्यू उसकी ज्यादा है। ठीक है, मतलब जितना बेचारों ने फैक्ट्री लगाया, जितनी लैंड लगाई, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, और मार्केट में सस्ते में बेच रहे हैं। क्यों सस्ते में बेच रहे हैं, उसका रीजन क्या है। ठीक है, अब देखो यही चीज है आपको। स्क्रीन नहीं आ रही है, हाँ स्क्रीन तो आना चाहिए यार। स्क्रीन नहीं आ रही है, अभी नहीं। अच्छा, शायद पहले का मैसेज था। अभी सब ठीक है। हाँ, वीडियो स्टॉप हो रहा। भाई अभी सब ठीक है। हाँ देखो, तो जेन इरिगेशन का क्या सीन है, ये देखो। जेन इरिगेशन का सीन ऐसा है कि इसकी बुक वैल्यू ज्यादा है। अब क्यों है, अब सीन क्या होता है पता है, फंडामेंटल ना ये बड़ा मसला है, कि अगर आपने कोई चीज पकड़ ली ना, तो उसके बाद ना आपको उसके अंदर जाके सोचना पड़ेगा कि क्या सीन है। टेक्निकल में उतना प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जेन इरिगेशन है। ठीक है, आपको इतना पता चल गया कि भाई शेयर सस्ता है, फिर उसके बाद आप ये देखो, पता नहीं किस टाइम की मैंने ये मार के रखा हुआ है, वाह ब्रेकआउट भी है, चार्ट बढ़िया दिख रहा है जेन इरिगेशन का। ठीक है, अब फिर भी अपन एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे ना, तो आप ये देखो बोरोइंग्स। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेके। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। ठीक है, आज एक टाइम पे जैन इरिगेशन का स्टॉक, ये देखो, अगर मैं ये स्टॉक की बात करूं, तो एक टाइम पे कितना हो गया था पता है, 3 रुपए हो गया था स्टॉक, 3 रुपए सब 66 हो गया। ठीक है, 3 रुपए का स्टॉक हो गया था, और ऊपर कितने पे गया, 145, 145 से स्टॉक 3 रुपया हुआ। तो रीजन क्या है। ठीक है, देखो सिंपल सा बात है, एक टाइम पे जेन इरिगेशन पे आप देखो, ये देखो, ये टाइम देखो आप जेन इरिगेशन को, ये कब है, 2019 का टाइम है। 2019 में उसका जो खुद का टोटल कैपिटल आप मान लो, बुक वैल्यू मतलब जो खुद का लगा हुआ है सब कुछ ना, वो कितना है, वो है, आप देख लो, 4,400 करोड़ के आसपास, बराबर। और बोरोइंग कितनी है, 5,200 करोड़ के आसपास। इसका मतलब है उस पे जो कर्जा था ना, उसकी खुद की वैल्यू से ज्यादा है। तो उसकी बुक वैल्यू शायद मार्केट में इसलिए वो सस्ता काम कर रहा है, क्योंकि उसकी जितनी बुक वैल्यू उससे ऊपर तो उसके पास कर्जा है। तो ऐसी कंपनी कौन लेना चाहेगा। समझो बात को। उसके बाद यहाँ देखो आप, रिजर्व इसके और कम हो गए, और कर्जा उस पर जितनी उसकी बुक वैल्यू उससे डबल हो गया। अभी तो उसकी बुक वैल्यू से सस्ता मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, अब तो बोरोइंग्स आप समझ में आ गए। एक होता है आपका फिक्स एसेट, देखो दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का मतलब होता है कि कंपनी के पास टोटल क्या क्या है। ठीक है, अब टोटल क्या क्या मतलब उसके पास फैक्ट्री है, ये देखो यहाँ पे लिखा रहेगा कितने करोड़ की लैंड है उसके पास, बिल्डिंग कितनी है, प्लांट मशीनरी कितनी है, इक्विपमेंट कितने, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीन ऐसा है ना, कि आपने ये देखना है कि फिक्स एसेट किसी भी कंपनी के नाम बढ़ते रहने चाहिए। ठीक है, फिक्स एसेट बढ़ते रहने चाहिए, क्यों, ये फिक्स एसेट ये बताता है कि कंपनी ग्रो कर रही है। आज अगर किसी कंपनी के पास एक है, तो कल को वो दो हो जाएंगे, कल को तीन हो जाएंगे, मतलब ऐसा बता रहा है, तो वो बेटर है अपने पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीन क्या हुआ, ये देखो, यहाँ तक तो उनका कर्जा बढ़ रहा था, यहाँ पे भी बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इनका कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, और इसके बाद सडनली इनका कर्जा यहाँ पे कम हो गया, जेन इरिगेशन का। ठीक है, क्यों कम हुआ, अभी कहाँ से कम हुआ, उसके लिए आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हो। देखो, एक टाइम पे इनके एसेट कितने थे। ठीक है, ये देखो यहीं से आप देख लो, 5,900 से इनके एसेट कम होने लगे। ये देखो, 5,900 मतलब 6,000 करोड़ के आसपास से इनके एसेट कम होते 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 हैं कितने हैं, 4,200 करोड़। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 50% है ये 6,000 का फिगर है ऑलमोस्ट, और ये 4,200, मतलब 40% इन्होंने क्या किया, अपने फिक्स एसेट को बेचा, और ये जो कर्जा था उनका 7,100 करोड़ को, उसको कम करके आज के दौर में उन्होंने 4,000 करोड़ किया। ठीक है, और आज के दौर में उनकी बुक वैल्यू कितनी है, उनकी बुक वैल्यू है करीब करीब 5,300 करोड़ के आसपास। तो आज इनकी बुक वैल्यू कर्जे से कम है। तो मतलब फाइनेंस जो है ना इनके बेटर हो रहे हैं। ठीक है, एक टाइम पे इनका बुक वैल्यू कम था और कर्जा ज्यादा था, तो इन्होंने क्या किया, अपने फिक्स एसेट को बेच के इन्होंने अपने कर्जे को कम किया है। इसी वजह से आप देख सकते हैं, ये जो 3 रुपए का स्टॉक, ठीक है, जब अप्रैल 2020 से 3 रुपए का स्टॉक आज 66 हो गया। अप्रैल 2020 के बाद से इन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी यहीं से
ये टॉप करता था, यहाँ पे 3 रुपए स्टॉक पहुंच गया था। क्यों 3 पहुंचा? क्योंकि आप देखो ना, क्यों 3 पहुंचा। एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। अभी इसका अगर आप सेल्स देखोगे ना, तो ये देखो, सेल्स आप देखो, इसका सेल्स कभी कम नहीं हुआ, ठीक है। मोटा मोटा कम हुआ, ऐसी बात नहीं है जैसे अब ये बोलोगे आप 8,500 से 5,800 हो गया, ठीक है, उतना कम हुआ है। लेकिन इवेंचुअली इतना कम नहीं हुआ कि कोई स्टॉक जिसका लाइफ टाइम हाई 260 का है और वो 3 रुपए हो जाए। मतलब यहां से भी आप मान लो तो 142 का 3 रुपए हो गया, मतलब 99.5% वैल्यू इरोड हो गई इसकी, ठीक है। तो इतना सेल तो खराब नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि सेल जीरो हो गया, तो सेल्स तो इनका चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, नेट प्रॉफिट में दिक्कत आ गई है, देखो। ये जो इसने अपना लो कब मारा, इसने अपना लो मारा जब भी इनका मार्च 2020 में ना, तो मार्च 2020 में आप देखो, ये देखो, हाईएस्ट एवर इनका लॉस था, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ये देखो ये। और तभी स्टॉक ने यहाँ से अपना बॉटम मारा, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लॉस है वो धीरे धीरे कम होने लगा, और अभी कंपनी आपको प्रॉफिट में आ चुकी है, ठीक है। अब ये टाइम पे जब इसका हाईएस्ट एवर लॉस था, ठीक है, वही टाइम पे आप देखो कि उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा था। तो सीन क्या है, सीन ये है ना कि कंपनी भले ही प्रॉफिट बना रही थी, ठीक है, कंपनी भले ही प्रॉफिट बना रही थी, बना रही है ना, एक दिख रहा है ना, सेल्स इतना है, ठीक है, से नेट प्रॉफिट। बट सीन क्या हो गया पता है, कि सीन ये हो गया ना कि उनका जो इंटरेस्ट था, ये देखो, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट 692। तो और इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से ना कंपनी को नेट प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। तो बैलेंस शीट में कंपनी ने क्या कर दिया, अपने आप को बेहतर किया, ठीक है, बोरोइंग्स उन्होंने धीरे धीरे अपनी बोरोइंग्स को कम कर दिया, ठीक है, कर्जे को उन्होंने कम कर दिया, और उनकी सिचुएशन यहाँ पे बेहतर होने लगी, ठीक है। तो अब आपने इसमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो इनकी बोरोइंग कम हो गई, ठीक है। इनके एसेट थे, हालांकि फिक्स एसेट इनके बढ़ने चाहिए, लेकिन तो फिक्स एसेट इनके बढ़नी चाहिए, बट ठीक है, मतलब इन्होंने ना अपने कर्जे को, फिक्स एसेट बेच के अपने कर्जे को कम कर दिया, जिसकी वजह से आपको वहां पे दिखने लगा, ठीक है। तो फिक्स एसेट तो आपको समझ में आ गया क्या चीज है, ठीक है। एनी डाउट विद दिस? देखो, एक होता है, अभी इसके साथ ये कॉन्सेप्ट भी अपन कवर कर लेते हैं, CWIP, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन क्लियर। देखो, सबसे पहले ना एक्सपेंस को आप देखो, एक्सपेंस, ठीक है, देखो, सेल्स के बाद एक्सपेंस निकालने के बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जितना उनका सेल्स हुआ है या रेवेन्यू हुआ है, उसमें से अगर आपने एक्सपेंस निकाला तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। तो ये एक्सपेंस ना एक्चुअली दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। एक एक्सपेंस वो होता है, चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं, एक एक्सपेंस वो होता है जो रोजमर्रा के कामों में एक्सपेंस होता है, जैसे यहाँ एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, मतलब वो हो गया, मतलब महीने में सैलरी दे दी, काम खत्म, आगे उस चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाली। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर अगर कुछ भी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, या ऐसा कॉस्ट जो हर महीना आता रहता है ना, वो कॉस्ट को ये लोग एक्सपेंस में डालते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे डाल के बताऊं, ये देखो, मटेरियल कॉस्ट हो गया। मटेरियल कॉस्ट ऐसा तो है नहीं कि, मतलब रॉ मटेरियल, अगर आपको समझो पेंट बनाना है तो उसमें क्रूड ऑयल लगता है, तो क्रूड ऑयल हमने मंगाया, पेंट बना दिया, काम खत्म। एम्प्लॉय कॉस्ट आ गया इधर, ठीक है। तो एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, एक एक्सपेंस वो होते हैं जो जिसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो आपको एक्सपेंस लगता है, ठीक है। और दूसरा एक्सपेंस जो होता है ना, वो होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मतलब कैपिटल वाला बोल सकते हो आप। एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपने उस एक्सपेंस से कुछ ऐसी चीज खरीदी जो आगे चल के आपको यूज में आने वाली है, जैसे लैंड, ठीक है, जैसे फैक्ट्री, ठीक है, या फिर आप बोले एक कार आपने खरीद ली, ठीक है। अब कार आपने खरीदी, ये क्या है आपका, ये कार ऐसा नहीं कि एक महीने में इसका काम खत्म है। अब कार है तो मे भी 8-10 साल उसकी लाइफ रहेगी। आपने लैपटॉप खरीदा तो मे भी 2-3 साल उसकी लाइफ रहेगी, ठीक है। तो एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंस और एक होता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। अब जेन इरिगेशन का सीन क्या हुआ था, कि ये देखो, ये टाइम पे जब उसने लो मारा था ना अपना, ठीक है, जब इसने लो मारा था 3 रुपए का, तब इसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था ना, वो उसके सेल्स, जितना सेल्स था उतना उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, ठीक है। इसलिए वहां पे नेट प्रॉफिट आपको नहीं दिख रहा था, प्लस उसमें और इंटरेस्ट जोड़ लो, क्योंकि उसके कर्जा बहुत था। तो सब मिला जुला के बेचारों का प्रॉफिट बहुत ही कम हो गया था, ठीक है। और ये सिचुएशन इनकी वर्स्ट हो रही थी, यहीं से वर्स्ट हो रही थी, देखो। और यहाँ से सिचुएशन ने टर्न अराउंड कर दिया उनके लिए, ठीक है। कैसे, अब जैसे देखो, अगर यहीं पे हम यही सिचुएशन देखें, तो देखो इनमें यहाँ पे ये देखो क्या सीन है, यहाँ पे अगर आप देखो, तो 56% उनका मटेरियल कॉस्ट गया, 12% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गया, 16% एम्प्लॉय कॉस्ट गया, और 17% अदर कॉस्ट गया। सब मिला के जितना उन्होंने बेचा था उतना उन्होंने एक्सपेंस कर लिया। समझे बात को? तो ये सीन हो गया यहाँ पे,
अब इतना मटेरियल कॉस्ट क्यों हुआ? अब कोविड की वजह से हुआ होगा मेन तो, है ना, मार्च 2020 सप्लाई इंटरप्ट हो गई थी, या कुछ भी हुआ, अब आप क्या करना पड़ेगा, आपको जाके देखना पड़ेगा एशियन इरिगेशन बनाती क्या है, उसका मटेरियल कॉस्ट क्यों कम हुआ, क्यों ज्यादा हुआ, जो भी था। ठीक है। अब एक एक्सपेंस तो उसने इधर बता दिया, और दूसरा एक्सपेंस फिक्स एसेट में बताते हैं वो लोग। ठीक है, तो फिक्स एसेट बढ़ते चाहिए। और CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब होता है कि एक तो फिक्स एसेट है और दूसरा एसेट बन रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि भाई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है कि कुछ चीजें बन रही हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, फिक्स एसेट मतलब जो रेडी है, एक फैक्ट्री समझो रेडी है। अब CWIP में क्या आएगा, एक दूसरी फैक्ट्री जो बन रही है, तो वो उसमें कितना खर्चा है, मान लेते इतना खर्चा आया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जिस दिन दूसरी फैक्ट्री ऑपरेशनल हो जाएगी, कंप्लीट होके काम करने लगेगी ना, तो ये 2373 में 198 पे ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं CWIP। तो जब तक वो ऑपरेटिंग नहीं है ना, वो इधर आएगा। अब कल को ये 29 का लोग क्या कर रहे होंगे, मे भी एक और फैक्ट्री लगा रहे होंगे, या एक ही फैक्ट्री में मशीन बढ़ा रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये 29 इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिक्स एसेट प्लस CWIP दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये भी एक्सपेंस कैटेगरी में आता है। तो आज के दौर में अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे अगर आप देखते, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो इसकी मार्केट कैप कितनी थी पता है? अब ये टाइम पे इसका शेयर प्राइस था 3 रुपया। ठीक है, आज कितना शेयर प्राइस है इसका? आज इसका शेयर प्राइस है 66। तो 3 रुपया अगर है, तो आप मान लो ये 4500 है, तो अगर आप हटा दो इसको, कितना 5%, 66 का 5% कितना होता है? 66 का 5% होता है करीब 3 रुपए के आसपास। ठीक है, तो मतलब इसका 5%, इसका 5% मतलब 4500 का 5% कितना होता है भाई? करीब करीब 200 करोड़। तो मतलब ये जब शेयर 3 रुपया था ना, तो इसकी वैल्यू कितनी थी पता है? मार्केट कैप 200 करोड़। और वो टाइम पे इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? वो टाइम पे इसकी बुक वैल्यू थी, ये देखो इतनी। तो 3400 करोड़ की इसकी बुक वैल्यू थी, और कोविड के टाइम पे ये स्टॉक की मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू 200 करोड़ बन गई थी। क्यों? क्योंकि 200 करोड़ में भी कोई क्यों लेगा? क्योंकि जिसके पास 3400 करोड़ की जिसकी बुक वैल्यू, उस पर 7000 करोड़ का कर्जा है। तो मतलब तुम भले 200 में ले रहे हो, 200 करोड़ में ले लोगी, जिसकी वैल्यू 3500 करोड़ की है, तुम 7000 का करोड़ का कर्जा ले लोगे जबरदस्ती की मुसीबत। तो इस तरीके से बैलेंस शीट सुधरती गई, जिन्होंने ये चीजें यहाँ पे पकड़ी, आज जो बेनिफिट पा रहे हैं। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल उसमें शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो जेपी पावर का। ठीक है। वैसे तो रील में मैंने चीजें बताई थी, बट ऑब्वियस बात है, रील में कितना देखोगे आप, ये देखो। जेपी पावर का सीन क्या है, इसका भी ना अगर आप चार्ट देखोगे, तो वही बात है। देखो, अगर आपको अब डिसीजन इसमें कैसे लेते हैं, अगर जैन इरिगेशन में आपने डिसीजन लेना होता ना, तो ये टाइम पे आपने देखना था, या ये टाइम पे कहीं तो भी कुछ टेक्निकल चीजें आपको ठीक दिख रही है। अगर टेक्निकल चीजें आपको कुछ चार्ट पे ठीक होती दिख रही है, क्योंकि फंडामेंटल उसके सुधरते दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से आप डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। और ये इतना था ना, जितना देखो ना, मतलब प्राइस कितनी हो गई थी पता है कोविड के टाइम पे? जो 2002 में जब इसका आईपीओ आया था ना, 3 रुपए पे, ऑलमोस्ट वो प्राइस पे आ गया था। मतलब 18-20 साल इसने जो भी मेहनत की। और ये जो आप बुक वैल्यू समझ रहे हो कितनी है, ये बुक वैल्यू, ये कंपनी 2000 में नहीं बनी होगी, जाके एक बार गूगल पे चेक करना कब बनी होगी। 2000 के भी पहले बनी होगी, 2000 में तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी। समझे? तो यहां से लेके यहां तक इस कंपनी में उतनी सस्ती हो गई थी कंपनी। फिर कुछ टेक्निकल सेटअप आपने देखा होगा, तो शायद यहाँ पे आपकी एंट्री बनी होती है, शायद कुछ पैसा बना होता। ठीक है, तो दोनों का आपको कंबाइन करना। जैसे जेपी पावर एग्जांपल, ये देखो पावर का बैलेंस शीट, अभी जेपी पावर का अगर आप देखोगे ना, क्या हो गया भाई, स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या? अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया है। एक काम करते हैं, अभी वापस देखते हैं एक बार, ये देखो। जेपी पावर दिख रहा है, जेपी पावर का दिख रहा है सबको, आपको क्लियर? जेपी पावर की रील बनाई थी मैंने 18 रुपए पे, ठीक है। और अभी 23 रुपए हो गया जेपी पावर। 18 की रील थी वो, 18 रुपए पे। मतलब रील कब बनाई मैंने मालूम है? मेरे लगता है 1 या 2 हफ्ता पहले बनाया जेपी पावर पे रील मैंने। ठीक है, और 18 का स्टॉक हो गया 23 रुपया। अब ऑब्वियस सी बात है, शेरिया कंप्लाइंट तो है नहीं, तो मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा, बट इस पे अच्छी केस स्टडी है समझने के लिए। 23 रुपया हो गया स्टॉक ये।
ठीक है। अब देखो जेपी पावर में सीन क्या हुआ, अगर आप यहाँ स्टॉक देखोगे तो देखो कहाँ से गिर रहा है ये स्टॉक। एक टाइम पे 84 का चल रहा था 10 साल पहले, ठीक है। 84 से गिरते गिरते स्टॉक पहुंच गया 35 पैसे। मतलब सोचो ना कितना वैल्यू इरोड हो गया। और कोविड के टाइम से इस स्टॉक ने टर्न अराउंड कर दिया 35 पैसे से, ठीक है। और 35 पैसे से अब ये स्टॉक चलने लगा है। अब इसके फंडामेंटल देखते हैं एक बार क्या सीन है, ठीक है। ये देखो बैलेंस शीट में आप जाओ, बैलेंस शीट में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोरोइंग। ये देखो एक टाइम पे आप समझ रहे हो, मतलब 2020 तक आप देखो, अगर इसका आप ये देखोगे ना, नेट प्रॉफिट है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखो कंपनी ना कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ा रही है देखो। एक टाइम पे 1600 करोड़ थी, आज कितनी है, आज 6600 करोड़ है। कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है। कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है मतलब ये तो पता है, कंपनी का सेल बढ़ रहा है मतलब कंपनी को ये तो पता है बिजनेस कैसे करते हैं, तभी तो सेल बढ़ा पा रहे हैं, बराबर, ठीक है। तो मतलब कंपनी अच्छी है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन इट इज नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट। एक्सपेंस भी आप देखोगे, देखो अगर आप एक्सपेंस भी इसके देखोगे ना, तो एक्सपेंस भी इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमेशा प्लस है देखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी प्लस है, मतलब अगर आपने सेल्स में से जो रोजमर्रा के खर्चे निकाले ना उसके तो लोग पॉजिटिव हैं। वो भी स्टॉक 84 से गिर के 0.35 बचा, ठीक है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे ना ये माइनस में आ गया, ये देखो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भले इनका प्लस हो, बट इनमें मेन दिक्कत क्या होगी देखो, ये साल तक ये लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1700 करोड़ का बना रहे, बट उनपे जो बोरोइंग थी जिसकी वजह से उनको 2700 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, इसलिए ये लोग निगेटिव हो गए, नेट प्रॉफिट इनका जीरो हो गया, ठीक है। अब वही देखो बैलेंस शीट में आप जाके देखेंगे ना, तो ये कंपनी ऐसी है जिसने कभी, जिसको सेल्स आता है करना, एक्सपेंसेस भी मैनेजेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आता है, बट कर्जे की वजह से कंपनी बर्बाद हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ बैलेंस शीट में जाके देखो, इस पे जो बोरोइंग्स है देखो, एक टाइम पे इनका कितना 10,000 करोड़ मान लो उनकी खुद की वैल्यू, और उनपे कर्जा कितना था 24,000 करोड़ का। तो खुद की वैल्यू 10,000 करोड़ और जिसपे 24,000 करोड़ का कर्जा है, तो कौन खरीदेगा, ठीक है। यही प्रॉब्लम हुई उनकी 17,000 करोड़ से। अब ये क्यों बढ़ा, ये आप जाके रिसर्च करो, इतना कर्जा है तो उन्होंने क्यों बढ़ाया, ठीक है। अब कर्जा बढ़ा के अगर आप देखो ना, तो ये लोग कर क्या रहे थे, एक मोटा मोटा ऐसा समझ में आता है कि 17, 23, 27, 32, मतलब यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ से हालत ठीक हुए। फिक्स एसेट 9 से 12, 13, 24, 23, 27। देखो एक बात पक्की है, ये देखो इसका क्या मतलब है, ये देखो इसका मतलब है कि ये लोग कर्जा ले रहे थे, 17,000, 23,000, 27,000, 32,000 ये लोग कर्जा ले रहे थे, ठीक है। लेकिन साथ में अपने फिक्स एसेट बढ़ा रहे थे, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ तक इनका आप मान लो कि पीक आउट हो गया इनका कर्जा लेने का, और पीक आउट हो गया इनका टोटल फिक्स एसेट। तो कर्जा लेके ये लोग अपना जो कैपेसिटी है ये लोग कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे थे, ठीक है। अब वो क्यों बढ़ा रहे थे, अब ये जेपी पावर मतलब पावर सेक्टर है, ठीक है। अब पावर सेक्टर है तो इसलिए बढ़ा रहे होंगे कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ना पावर बनाने के लिए, ये पावर जैसे कल हमने डिस्कस किया इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, एक बार आपने पैसा लगाना ह्यूज, और जिंदगी भर खाना है, समझे। तो इस तरीके से इन्होंने लगाए होंगे अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज। बट अब इतना ज्यादा कर्जा इन पे हो गया ना, इसके बाद इन्होंने देखो क्या किया, फिक्स एसेट कितने हो गए, 30,000 से 15,000, मतलब इन्होंने फिक्स एसेट बेचे। और ये जो 15,000 के फिक्स एसेट बेचे ना 15,000 करोड़ के, यहाँ पे उन्होंने 15,000 करोड़ के आसपास कर्जा कम कर दिया, और यहीं से गेम पलट गई उसकी। और 0.35 का स्टॉक आज 23 रुपए पे चल रहा है, और धीरे धीरे उनका कर्जा कम होने लगा। एक टाइम पे ऐसा था कि जब उनके जो टोटल बुक वैल्यू है वो करीब 5, 5.5, 6,000 के 6,000, 7,000 करोड़ मान लो, 27,000 करोड़ का कर्जा है। और अब चल के अगर आप देखो तो इनका खुद का कितना है 10,000 करोड़, और इनके ऊपर बोरोइंग कितनी है 4,000 करोड़, मतलब अब इनकी बैलेंस शीट स्टेबल है। और यहाँ से उन्होंने अपने फिक्स एसेट को कम कर दिया, ठीक है। कम करके उन्होंने अपना कर्जे को कम कर दिया, और वहीं से स्टॉक का टर्न अराउंड हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी अब बुक वैल्यू कितनी बनती है, इसकी बुक वैल्यू बनती है 10,000 करोड़ की, ठीक है। और मार्केट वैल्यू कितनी बनती है इसकी 15,000 करोड़ की। इसके लिए स्टॉक का प्राइस ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, बुक वैल्यू का प्राइस कम है, मतलब ये कंपनी फिलहाल भी लाइन पे आ चुकी है। ये बैलेंस शीट को देख के मोटा मोटा इतना समझ में आता है, ठीक है। अब अंदर और क्या क्या चीजें अगर आपको ये देखनी है, तो भाई फिर कंपनी के बारे में और रिसर्च करो, तब पता चलेगा कि कर्जा बढ़ा क्यों था एग्जैक्टली, और अभी कंपनी का और फ्यूचर प्लान क्या है। तो इसमें कैसा है कि अगर समझो आप कोई भी एक मल्टीबैगर स्टॉक, अगर ऐसा पीनी स्टॉक है आपको, ठीक है, और पीनी स्टॉक में आपने काम करना है, तो इस तरीके से बैलेंस शीट को रीड करो, समझने की कोशिश करो क्या सेल्स बढ़ रहे थे क्या। देखो सिंपल है, कोई भी कंपनी का मेन क्या है। अब मैं कल शार्क टैंक इंडिया देख रहा था, ठीक है। शार्क टैंक में ना आप देखो कि कुछ कितने लोग ऑब्जर्व किए बात, कुछ ये लोग दो चार बातें पूछते हैं मोटी मोटी, आप बिजनेस करते क्या करते क्या, और मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट मुद्दा क्या होता है, प्रॉफिट कितना बनाते हो या सेल्स कितनी करते हो, ये उनका मुद्दा होता है। और ऐसे ऐसे आइडियाज जिनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो लोग प्रॉफिट और सेल्स
और प्रॉफिट अगर उनका नहीं है ना, वो लोग फंडिंग नहीं देते। और बहुत बेसिक से आइडियाज भी है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है ना तो ये लोग दे देते हैं। ये ऑब्जर्व किया बात को, दो चार बातें पूछ के लोग डायरेक्ट उस पे आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड सेल्स पे। कुछ ऐसे बिजनेस हमको नहीं समझ आते, फिर भी उनको मिल जाता है। और कुछ ऐसे बिजनेस बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाते, उनको नहीं देते लोग। ये बात ऑब्जर्व किया हो कि नहीं? अरे कियो कि नहीं कियो? ठीक है, क्योंकि मुद्दा क्या है, मुद्दा आप समझो, मुद्दा है कि कोई भी कंपनी आप देख लो ना, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। बाकी सब ठीक है, तुम कर्जा ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तुम कितने महंगे हो, तुम कितने सस्ते हो, वो सब सेकेंडरी। तुम्हारे फिक्स एसेट बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, मुद्दा है कि भाई सेल्स बढ़ रहा है क्या, प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या। बाकी सब चीजें ना उसके अतराफ में ही घूमती है। समझे बात को? तो इस तरीके से अगर आप कोई पेनी स्टॉक आप देखना चाहते हो जिसमें आपको लगता है कि यार क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है, तो उसका देखो सेल्स ठीक है क्या, नेट प्रॉफिट ठीक है क्या। देखो, नेट प्रॉफिट गया ना तो मार पड़ेगी। ठीक है, सेल्स सेल्स तो बढ़ना ही चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ना ही चाहिए। नेट प्रॉफिट अगर निगेटिव में आ गया ना, मार पड़ेगी। दोनों केस में अपन ने यही देखा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि टर्न अराउंड हो रहा है क्या आपको। ग्रोथ स्केलेबल है क्या, वो भी एलिवेट करते हैं वो भी। और ऑब्वियस सी बात है, वो तो जरूरी है ना कि अगर आप कौन से सेक्टर में, कल जैसे हमने बात किया, उसी सेक्टर में आप ग्रो कर पाओगे जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पर कैपिटा चेक करना है, इंडिया में कितना हो रहा है, बाहर कितना हो रहा है। ठीक है। और बहुत से स्टॉक ऐसे जिसका जिसके आपको समझेगा ही नहीं क्या कर रहे हो लोग, तो ठीक है, हिसाब से आप चीजें एनालाइज कर सकते हो। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? और ये जो जैन इरिगेशन का मैंने एग्जांपल दिया ना, मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, ये लेक्चर होने के पहले, शुरू होने के पहले, यहाँ जब मैं बैठा था कल, क्योंकि मुदस्सर भाई ने पूछा था, तो सिर्फ एक चीज मैंने देखी थी, तो मैं इसकी बुक वैल्यू कितनी है, और मुझे इतना पता चला बुक वैल्यू इसकी ज्यादा है मार्केट वैल्यू से। तो चलो ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं। और जो भी डिस्कशन हुआ है ना, ये लाइफ में पहली बार जैन इरिगेशन मैंने यहाँ पे देखा हूँ, मेरे को इसके पहले कभी नहीं देखा था मैंने। ठीक है, तो जो कंक्लूजन बना यहाँ पे बना। अब इसको आपको और रिसर्च करना, देखो जाके कंपनी करती क्या है, आपको पता चल जाएगा क्या सीन है। ठीक है, कुछ और आपको क्वेरी हो तो पूछो भाई। इससे रिलेटेड कुछ और आपको डाउट है? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आया तो ऐसे कर दो, सो दैट वी कैन गो एड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब प्रॉफिट। सेल्स, आपने 100 रुपए की सेल्स की, 80 रुपए आपका खर्चा हुआ, तो बचा कितना, 20 रुपया, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है आपका। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं कि बैलेंस शीट में अपने को और क्या चीज देखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज तो अभी भी बाकी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पी। ठीक है, वो तो अपने को देखना ही है। तो चलो सबसे पहले अपन पी को डिस्कस कर लेते हैं। पी को डिस्कस करने के बाद, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी जैसे चलो एक दो केस स्टडी अपन देख लेते हैं जो आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। देखो, हैप्पीएस्ट माइंड है। अब ये पी का मतलब क्या होता है, ठीक है? पी का मतलब होता है, एक मिनट, ये स्क्रीन लेफ्ट आप कुछ विंडो इनसाइड स्क्रीन। ठीक है, देखो जो पी का रेशो होता है ना, पी का मतलब होता है कि मार्केट कैप अपॉन नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड पी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मार्केट कैप इसकी इतनी है, अगर हैप्पीएस्ट माइंड की अपन बात करें 12,817। ठीक है, अपॉन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको कहाँ पे मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलेगा। कितना है नेट प्रॉफिट, 243। ठीक है, 243। तो अगर उस हिसाब से आप देखोगे, तो अगर आपने ये 12817 को किसे 243 से डिवाइड किया,
कैलकुलेटर किधर है भाई? 1287 डिवाइडेड बाय 243। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो बढ़िया, तो खुद करके देख लो। तो आपका बनता है, ये बनता है 52 के करीब, 52 समथिंग, 52 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे कितना देखो, 52.9 बराबर है। ठीक है। तो अब इसमें सीन क्या है, देखो एक सिंपल सा बेसिक मैथमेटिक्स है, और ये है कि ये पी आज का है। ठीक है, ये पी आज का है। अब अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो एपीएस माइंड का, तो आप क्लियर देख सकते हो। देखो सेल्स हर साल ग्रो कर रही है। ठीक है। नेट प्रॉफिट भी हर साल ग्रो कर रहा है। देखो एक टाइम में माइनस दे रहा था, आज बढ़ के 243 करोड़ हो गया है। ठीक है। मतलब कंपनी बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है कि कितना परसेंट कमा रही है। ठीक है। 100 पे 80, तो 20 रुपया हो गया, लेकिन अगर उसको आप परसेंटेज लोगे 20% होता है, क्योंकि सब तो 100 पे नहीं करते ना। कोई करेगा 300 पे, 300 पे मान लेते हैं 260 प्रॉफिट है। ठीक है, या फिर 300 पे मान लो 270 प्रॉफिट है, तो मतलब एक्सपेंस है 30 रुपए, प्रॉफिट है तो 300 पे 30 कितना होता है, 10%। तो 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट भी बढ़ना जरूरी है। अब 10% है, 14% है, 25%, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। देखो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, मान लेते हैं कि सेल आपकी 1000 करोड़ से 2000 करोड़ हो गई, और प्रॉफिट अगर 100 से 300 करोड़ हो गया। ठीक है, समझ लो सेल्स अगर आपने समझो मान लेते हैं यहाँ पे 1000 दिखा, नेक्स्ट आपको 2000 दिखा, तो सेल तो आपको डबल दिखी। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लेते हैं 100 से आपको 300 दिखा। ठीक है, तो कितना मतलब 200 करोड़ ही बढ़ा। तो आप इग्नोर कर दोगे क्या, 200 करोड़ ही तो बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज में आप देखो ज्यादा बढ़ा है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब कंपनी सेल्स करे, प्रॉफिट करे, लेकिन वो प्रॉफिट कितना परसेंटेज है। मालूम पड़ा कंपनी का सेल 1000 से 2000 हो गया, और जब 1000 था तब कंपनी 100 रुपए प्रॉफिट बनाती थी। 1000 से 2000 हुआ तो कंपनी 150 प्रॉफिट बना रही है। तो प्रॉफिट तो 50 रुपए बढ़ा, लेकिन सेल्स डबल हुई है, तो उस हिसाब से तो प्रॉफिट नहीं बढ़ा। 1000 का अगर 2000 हुआ तो सेल्स को भी तो 100 से 200 होना चाहिए था, बट कितना हुआ, 150। तो प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम आपको जाके ढूंढनी पड़ेगी कि भाई सेल्स अगर डबल हुई तो प्रॉफिट भी डबल होना चाहिए था कम से कम। अगर सेल से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, देखो कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए दोनों पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नेट प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है ना तो भी दिक्कत है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो बिजनेस एक्सपांड कब करता है, जब उसकी सेल्स बढ़े और उसका प्रॉफिट भी बढ़े। अगर सिर्फ प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, इसका मतलब है कि आप कुछ चीजें करके प्रॉफिट बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे होंगे, हो सकता है कि आपने 2 4 एम्प्लॉइज कम कर दिए, छोटे स्केल पर बता रहा हूँ, 2 4 एम्प्लॉइज कम कर दिए, उनकी सैलरी कम कर दी, उनका प्रमोशन कम कर दिया, या कहीं से रॉ मटेरियल आता उसका कॉस्ट कम हो गया, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा। और अगर आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा ना, तो ये जो है ना प्रॉफिट बढ़ाने का, या बड़ा बढ़ा के बिना एक लिमिट तक ही बढ़ा पाओगे। इस प्रॉफिट को आप अनलिमिटेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टॉप लाइन बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप लाइन बढ़ने का ये, टॉप लाइन मतलब सेल्स एंड बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट। तो टॉप लाइन बढ़ने का मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि कंपनी का ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो अगर टॉप लाइन बढ़ता है ना, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, क्योंकि ढंग ढंग का बिजनेसमैन अगर है, उसकी सेल्स अगर बढ़ रही है ना, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से प्रॉफिट उसका नहीं आ रहा है, अब हो सकता है कि एक क्वार्टर में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, इसकी वजह से उसको प्रॉफिट नहीं आ रहा, लेकिन वो मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर सेल्स ही नहीं बढ़ रही ना, तो ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है नेट प्रॉफिट से। क्योंकि सेल्स नहीं बढ़ रही मतलब ये है कि भाई कंपनी को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं निकली। सेल्स बढ़ी है तो नेट प्रॉफिट लोग कभी ना कभी बढ़ा लेंगे। तो नेट प्रॉफिट में भी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। क्योंकि 100 से 150 हुआ वो मानता हूं, लेकिन 1000 का 2000 हुआ जब सेल्स, तो इसको 100 से 200 होना चाहिए था, बट 150 हुआ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन होना जरूरी है। समझे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक सा मेंटेन्ड है। अगेन कुछ टाइम पहले तक निगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे लोग काम करते थे, अब 21% हो गया है। इससे आप कंपेयर करोगे तो फिर भी कम है। नेट प्रॉफिट आप देखो तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ठीक है। अब अगर एक काम करते हैं, अगर मैं आपको इसका चार्ट जाके बताऊं, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड का, हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट क्लियर दिख रहा है आपको? अभी आया नहीं, रुको, हाँ। हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट आपको दिख रहा है? व्हाट्सअप करके बता सकते हो भाईजान। माइंड, नहीं, अरे अभी लाया मैंने। हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट आपके सामने अभी स्क्रीन पे है, देखो एक बार। अच्छा स्क्रीनर भी है यहाँ पे भी।
देखो दिख रहा है क्या अभी? अभी आएगा? नो। ठीक है। तो एक काम करते हैं, वापस से शेयर कर लेते हैं। ये है हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट। ठीक है, अभी दिख रहा है? ठीक है। अब यहाँ देखो, ये कंपनी का कितने पे, 300 रुपए का स्टॉक कितना हो गया? 1600 हो गया। ठीक है। अब 1600 स्टॉक कब हो गया? जुलाई 2021 में हुआ। ठीक है। जुलाई 2021 से अब ये स्टॉक आधा हो चुका है। ठीक है, जुलाई 2021 में यहाँ पे स्टॉक ने अपना टॉप मार दिया। ठीक है। अब स्क्रीनर पे अपन आते हैं, और स्क्रीनर पे अगर मैं आपको बताऊं, जुलाई 2021 मतलब जुलाई 2021, मार्च 2021, मतलब इसके आसपास है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कर दी थी? 162। अल्टीमेट तो नेट प्रॉफिट ही है। ठीक है, देखने के लिए सेल जरूरी है, बट ओनली चार्ट ये स्विच क्यों नहीं हो रहा है फटाफट ये? अ, ये देखो, अभी दिख रहा है स्क्रीन? तो यहाँ पे जुलाई 2021 के आसपास कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट का टाइप मार लिया। ठीक है। जुलाई 2021 मतलब इधर मार्च 2021 यहाँ पे कहीं। और वो टाइम पे कंपनी कितना नेट प्रॉफिट करती थी? 162। मतलब जब ये स्टॉक ने अपना जब हाई मारा ना, ठीक है, तब स्टॉक का 162 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है। आज स्टॉक आधा हो चुका है। 1600 रुपए का स्टॉक, 1600 रुपए का स्टॉक 800 हो चुका है, और नेट प्रॉफिट आप देखो, 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट 243 करोड़ हो चुका है। ठीक है। 761 करोड़ की सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। ये देखो, सेल ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, तो नेट प्रॉफिट भी डबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट उतना डबल हुआ नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, देखो, 750 की सेल है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है 1500 के आसपास, बट नेट प्रॉफिट डबल नहीं हुआ है। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% का दिख रहा था, यहाँ पे 21% का है। ठीक है, विच इज स्टिल नॉट बैड, बट मोटा मोटा आप समझो, तो जो 162 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इतना बढ़ गया, सेल्स इतना बढ़ गया, फिर भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आधा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है ना कि जब स्टॉक ऑल टाइम हाई अपना बना रहा था ना, तब उसके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके थे। ठीक है। ये वही बात है, जैसे कल जो मैंने आपको कहानी बताई, ठीक है, वो कुत्ते वाली और कुत्ते की जो कहानी बताई, वही हुआ ना। क्या हो गया था कि कुत्ता ना कभी कभी दूर निकल जाता है। ठीक है, तो सीन क्या हुआ कि वो कुत्ता क्या हो गया था पता है, हमसे ना बहुत आगे निकल गया था। हम लोग अर्निंग है ना, हम अपना हिसाब से स्लो 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 हम चल रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, जैसे बढ़ रहे हैं पीएस माइंड में। बट कुत्ता क्या हो गया था, बहुत आगे निकल गया। अब कुत्ते को कैचअप तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम उतना फास्ट नहीं है, वो घूम के आ रहा है। तो ये रीजन है, पिछले 1.5 2 2.5 साल से एपीएस माइंड की अर्निंग वर्निंग सब कुछ सही है, बट फिर भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये चीज भी होती है। ठीक है। तो अब टेक्निकल क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर फंडामेंटल पैरामीटर पे आप देखोगे, तो एक पैरामीटर आप लेोगे पीई का, वैल्यूएशन का, एक्सपेंसिव है मानता हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी सब पैरामीटर पे तो हैप्पीएस्ट माइंड एकदम खरा उतर रहा है, देखा जाए तो, है ना, सब कुछ सही है उसका। लेकिन फिर भी अगर हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट नहीं बोलता है, ठीक है, अगर स्टॉक नहीं चल रहा है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं? देखो आरओसी है, अवेलेबल फंड पे 27% का आरओसी है, बढ़िया है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर चार्ट में मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो पैसा नहीं बन रहा है। और पैसा बनना अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल से आपको एक बात ही पता चली, भाई कंपनी बड़ी बड़ी बढ़िया है, तो आप हैप्पीएस्ट माइंड में आप क्या कर सकते हो? हैप्पीएस्ट माइंड हमारे रडार में रहेगा। ठीक है, जब आपको चार्ट में मूवमेंट दिखेगी, तब हैप्पीएस्ट माइंड पे अपन दाव लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल बढ़िया है। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब जो पी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब पी का सीन क्या है, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब जो पी का जो सीन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओ भाई साहब, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो ना, क्या चैट बॉक्स में नया नई चीजें लिख रहा हूँ? पैसा बनाना है आपने, कि भाई आपने यहाँ पे सीए बनना है? जो जो बता रहा हूँ वो सुन लो भाई, उससे बनता है। ठीक है। जबरदस्ती जो मैं बता रहा हूँ छोड़ के तुमसे पूछ रहे हो, पहले बताओ, जिसका कुछ होना जाना तो है नहीं, जिसको पैसा तो बनना नहीं है आपका।
तो देखो पी का क्या सीन है, पी का सीन होता है कि मार्केट कैप अपॉन नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, उनका सीन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सा मैथ्स है जो आप समझ सकते हो कि नेट प्रॉफिट कहाँ रहता है, नीचे रहता है, बराबर, डिनोमिनेटर में, मतलब क्या, मार्केट कैप ऊपर नेट प्रॉफिट नीचे। तो जैसे जैसे नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ना, वैसे वैसे पी कम होता जाएगा। एग्जाम्पल मैं मान बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखो मान लेते हैं 100 रुपए की मार्केट कैप है एग्जाम्पल, और 10 रुपए का नेट प्रॉफिट है। तो 100/10, तो पी कितना हो गया, 10 का, बराबर है, क्लियर है। 100 रुपए की अगर मार्केट कैप है और 10 रुपए का अगर नेट प्रॉफिट है, तो 100/10 कितना हो गया, 10 का पी हो गया, ठीक है। अब सीन क्या होता है कि कल को अगर नेट प्रॉफिट 10 की जगह 20 हो गया, तो पी कितना हो गया, 100 की मार्केट कैप है, पी कितना हो गया, नेट प्रॉफिट डबल हो गया, 20 हो गया, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 20 मतलब कितना, 5। तो नेट प्रॉफिट अगर डबल हो गया ना, तो पी आधा हो गया, ठीक है। तो पी जो है ना, बहुत ही मतलब कैसा है कि आपको सिर्फ ये देख के कि भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 52 का पी है, बहुत ज्यादा है, ऐसा आपने नहीं सोचना। अगर मान लेते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड के केस में मान लेते हैं, ठीक है। अब हैप्पीएस्ट माइंड का क्या केस में मान लेते हैं, देखो इसका नेट प्रॉफिट अभी कितना दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना। अभी इसका नेट प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है, मान लेते हैं 243 करोड़ है, ठीक है। मान लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट 243 करोड़ है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट कल को 300 करोड़ बनता है, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट 300 करोड़ बनता है, तो आज इसकी वैल्यू कितनी है, आज है ये 12,000 करोड़ की कंपनी, मार्केट कैप। अगर ये मान लेते हैं ये जो प्राइस है 842 रुपए, आने वाले एक साल यहीं पे रहता है, ठीक है, आने वाले एक साल तक 842 पे ही रहता है, ठीक है। अगर ये प्राइस देखो, ये प्राइस जैसे जैसे चेंज होगा ना करंट प्राइस मार्केट में, उसी हिसाब से मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। कल को अगर 1,000 रुपया हो जाता है ये प्राइस, ठीक है, तो 840 पे 1,000 मतलब कितना हो गया, 8 दूनी 16, करीब करीब 20%। तो 20% मार्केट कैप भी उसकी 20% बढ़ जाएगी। तो अगर एक साल तक ये 842 ही रहता है, ठीक है, तो क्या सीन हो जाएगा, तो ये 12,000 डिवाइडेड बाय, अपन ने 243 किया तो अपने को 52 का पी मिला। अगर आपने डिवाइडेड बाय 300 कर दिया, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट 300 हो गया, तो पी इसका खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो कल को अगर हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर का प्राइस इतना ही रहता है, और अगर नेट प्रॉफिट डबल हो जाता है, 500 करोड़ हो जाता है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 500 कर दोगे, तो पी और कम हो जाता है, समझे। तो पी को कैसा है कि इसके लिए क्या हुआ था पता है, जो कोविड का टाइम था ना, उसमें सीन क्या हुआ था, अब जैसे निफ्टी है, उसका पी बहुत बढ़ गया था, क्यों बढ़ गया था, क्योंकि कोविड में क्या हुआ था, जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का आ नहीं रहा था। अब डिनोमिनेटर अगर छोटा हो जाता है, सिर्फ मार्केट कैप रहती है, नीचे का फैक्टर छोटा हो गया, तो पी बड़ा हो जाता है, समझे। तो आपको अगर पी आप देख रहे हो ना, तो लार्ज कैप में तो पी फिर भी जस्टिफाइड है। क्यों लार्ज कैप में जस्टिफाइड है, बिकॉज जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस है, या कोई भी बड़ी कंपनी आप ले लो, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से ग्रो करेगी। मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि सडनली रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक साल में नेट प्रॉफिट 100 करोड़ आता था, सडनली अगले साल 200 करोड़ आएगा, नहीं आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज साल के 15-16% पे ग्रो कर रही है ना, 100 करोड़ है, अगले साल 115 करोड़ आएगा, फिर 115 करोड़ पे फिर 15% बढ़ के आएगा, क्यों, बड़ी कंपनी है, बड़ा बेस है उसका। लेकिन छोटी कंपनी में क्या होता है, आज 100 करोड़ है, अगले साल 200 करोड़ भी आ सकता है, नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। इसके लिए जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, उनका पी इसलिए ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि आज भले ही वो मार्केट कैप मान लेते 100 की है, ठीक है, और प्रॉफिट भले वो 1 करोड़ का ही कमा रही है, 100 करोड़ की मार्केट कैप है, प्रॉफिट भले 1 करोड़ बना दिए, तो 100 डिवाइडेड बाई 1, तो पी कितना हो गया, 100 का। तो आपको लगेगा अरे बाप रे बहुत महंगा है, लेकिन अगले साल 1 करोड़ का नेट नेट प्रॉफिट अगर 2 करोड़ हो गया, तो 100 डिवाइडेड बाई 2, पी 50 का हो गया। अगर फिर उसने नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया 4 का, 100 डिवाइडेड बाई 4, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 25, पी कितना हो गया, 25 का। प्रोवाइडेड वो 100 जो मार्केट कैप है, या 100 जो वैल्यू, वो नहीं बढ़ी, वो भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, तो फिर चलता रहेगा, समझे। इसलिए छोटी कंपनियों को आपको उसके हिसाब से इवेलुएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसका बताता हूँ, किसका, बोरोसिल का, ठीक है। बोरोसिल रिन्यूएबल का अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो शेयर स्क्रूइंग, तो ये हो गया आपका, आपके सामने आएगा बोरोसिल, ठीक है। अब बोरोसिल रिन्यूएबल का पी कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा ही नहीं है इसमें कितना पी है, कितना पी, ये देखो। अब बोरोसिल रिन्यूएबल का पी 825 का है, क्यों है 825 का, ठीक है, 825 का पी क्यों है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप कितनी है, 7,000 की। अब 825 मतलब भाई, अब कितना पी अच्छा होता है, जैसे हमने कल आपको बोला कि आरओसी कितना होता है, अच्छा होता है, 25% ऊपर आरओसी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब एक बात आपने समझना है कि एक मोटा मोटा रूल आप समझो, लिख के भी रख सकते हो, कि नेट प्रॉफिट जैसे बढ़ेगा पी कम हो जाएगा, बराबर। मतलब कंपनी जितना फास्ट ग्रो करेगी ना, उसको ज्यादा पी मिलेगा, क्यों, क्योंकि हर साल नेट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, पी तो ऑटोमेटिक, मान लेते हैं आज आज अगर कोई कंपनी है 100 करोड़ की है, ठीक है,
और 10 करोड़ नेट प्रॉफिट बना रही है, पी कितना हो गया 100, पी कितना हो गया 10, है ना, क्यों, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 10, पी कितना हो गया 10, बराबर। अब कल को अगर वो कंपनी का डबल हो गया वैल्यू, मतलब मार्केट कैप डबल होगी, मार्केट कैप डबल कैसे होगी, मार्केट शेयर प्राइस अगर डबल हो जाता है, शेयर प्राइस अगर डबल हो जाता है तो मार्केट कैप भी डबल हो जाती है। तो अगर वो शेयर 100 से 200 हो गई और नेट प्रॉफिट भी 10 से 20 हो गया, तो पी तो सेम ही रहा, क्योंकि 200 करोड़ की मार्केट कैप है, डिवाइडेड बाय 20 करोड़ का प्रॉफिट है, तो अगेन वो तो सेम ही रहा ना, पी सेम रहा, समझे। अब ऐसे केस में क्या होता है, आपने मोटा मोटा समझना है ना, कि जितनी जितनी परसेंटेज से कंपनी ग्रो करिए ना, जनरली उतना ही पी उसको मिलता है। अब अगेन पीई को आप किससे कंपेयर करोगे, घोड़ों को घोड़ों से करोगे, गधों को गधों से करोगे, मतलब एक सेक्टर का जो स्टॉक है उसी के हिसाब से बाकी का कंपैरिजन होगा। पेंट को पेंट से करोगे, सीमेंट को सीमेंट से करोगे, ठीक है, ये नहीं कि पेंट को सीमेंट से कर दें। लेकिन मोटा मोटा आप समझो कि जितने परसेंटेज से कंपनी ग्रो करती है ना, उतने ही परसेंटेज से का पी बनता है। मतलब अगर समझो कोई कंपनी का पी 25 का है, ठीक है, तो कंपनी भी जनरली 25% से हर साल ग्रो कर रही है। अब ग्रोथ का क्या मतलब है, 25% से उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए, 25% से उसका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो 25 का उसको पी मिलता है, 25 का आरओसी हो गया। इन शॉर्ट, ये दिस शुड बी द आइडियल सिनेरियो। इफ द कंपनी इज ग्रोइंग एट 25% पर एनम, आरओसी भी उसका 25 है, क्यों 25% से ग्रो करे, क्योंकि अवेलेबल फंड तो 25% बना रही है, उसका पी भी 25 का है। दिस इज द आइडियल सिनेरियो, ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डॉग है ना, वो आगे पीछे इधर उधर करेगा। क्योंकि जो मार्केट कैप है ये क्या है, ये कुत्ता है ना मार्केट कैप, ये डॉग है ना। क्यों, क्योंकि मार्केट कैप कौन डिसाइड कर रहा है, जो करंट मार्केट की प्राइस है स्टॉक की, है ना, जो करंट प्राइस है वो डिसाइड करे, वो तो आगे पीछे होगी। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बट आइडियली आपने एक समझना है कि मोटा मोटा अगर कंपनी 25% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो आप समझ के चलो कि 25 का पी जस्टिफाइड है, ठीक है। अब अगर समझो कोई कंपनी 40% से ग्रो कर रही है, ठीक है, 35-40% से ग्रो कर रही है, ठीक है, मतलब आरओसी जिसका 35-40% है, तो इसका पी कितना होगा, अपने थ्योरी के हिसाब से तो पी कितना होना चाहिए 35-40, तो 35-40% ग्रो, लेकिन ऐसी कंपनी का पी आपको 70-80 का मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो रेयर कम्युनिटी रेयर चीज हो जाती है फिर वो, क्योंकि इतनी इतनी वो समझ लो, वो चीज है ना, फिर उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होना मार्केट में, जो 40-40% से ग्रो करे। 40% से ग्रो करना मतलब हर साल डबल होना, तो वो उनका पी बहुत ज्यादा हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है उनकी, ठीक है। क्यों पी ज्यादा हुआ, पी ज्यादा क्यों हुआ, पी क्या है, मार्केट कैप अपॉन नेट प्रॉफिट, बराबर। नेट प्रॉफिट उनका कम है भले ही, लेकिन मार्केट कैप बहुत बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये उम्मीद है कि 40% से ग्रोथ कर रही है तो नेट प्रॉफिट बढ़ाएगी, इसलिए ये पहले बढ़ गया, समझे, इसलिए पी ज्यादा है, समझे। आइडियली अगर कोई कंपनी 10-15 से ग्रो कर रही है तो उसका पी होना चाहिए 10-15, बट ऐसा होगा नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डिमांड एंड सप्लाई। आज 3 करोड़ इन्वेस्टर मार्केट में है, कल को कितने आएंगे, 10 करोड़ लेंगे क्या, रिलायंस, भले रिलायंस 15% पे ग्रो करे, वो 15 के पी पे मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उतना पैसा आएगा उसी कंपनी में जाएगा ना, क्योंकि अच्छी कंपनियां तो चुनिंदा है। तो थेरी जो है ना, जो इकोनॉमिस्ट लोग पढ़ते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, इसलिए वो पैसा नहीं बना पाते हैं, बिकॉज वो लोग प्रैक्टिकली नहीं सोचते चीजों को, वो तो थेरी के हिसाब से सोचते हैं। अभी एक विवेक बिंद्रा का वीडियो है, संदीप महेश्वरी का एक वीडियो है, उनका क्या बोलना है, स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान जाके देख लो विवेक बिंद्रा का, और संदीप महेश्वरी का भी कुछ ऐसे टॉपिक पे है। उनका क्या बोलना है, जब निफ्टी का पी 20 के नीचे आ जाए तो ले लो, और एक उन्होंने कुछ रेंज दिया, और अब मैं वीडियो देख के बहुत टाइम हो गया, मेरे को अचानक याद है इसलिए बता रहा हूँ। इतना पी आए तो ले लो, क्यों, उतना पी आए तो सस्ता हो गया, और इतना पी आए तो बेच दो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप समझो, मतलब मान लेते हैं उन्होंने ऐसा बोला है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, वीडियो एक बार चेक कर लो, मान लेते हैं उन्होंने बोला कि निफ्टी का पी 20 अगर आ गया तो आप खरीद लो, और निफ्टी का पी 30 आ गया तो आप बेच दो, ठीक है। आप वीडियो जाके चेक करना। अब प्रॉब्लम है ना, 20 कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, अब जब पहले आता था, अब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 85 कंपनी निफ्टी की, 3 करोड़ से इन्वेस्टर 10 करोड़ हो गए, तो कहां से आएगा। प्लस निफ्टी में पहले क्या होता था, लो पी की कंपनियां होती थी, आजकल जो न्यू एज की कंपनी आती हैं उनका पी बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, अब जैसे जोमेटो है, ठीक है, अब कुछ टाइम तक जोमेटो का पी डिफाइंड नहीं था, क्यों नहीं डिफाइंड था, पी का क्या मतलब होता है, मार्केट कैप अपॉन नेट प्रॉफिट। अब जोमेटो नेट प्रॉफिट करती नहीं थी, लॉस कर रही थी। अब लॉस क्यों कर रही थी, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन बढ़ रही थी, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे वो पैसा आता था उसको पैसे को और यूज कर रहे हैं। अब किस लिए यूज कर रहे हैं, अपने और डिलीवरी बॉय ले रहे हैं, उनकी सैलरीज दे रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को टाइप कर रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा। अब नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब जैसे नेट प्रॉफिट आ रहा है, मार्केट का नेट प्रॉफिट मतलब उसका पी डिफाइंड होगा। पहले नेट प्रॉफिट नहीं था तो डिफाइंड नहीं था, मतलब अगर कोई कंपनी निगेटिव नेट प्रॉफिट करती है ना, तो उसका पी डिफाइंड नहीं हो सकता। अब नेट प्रॉफिट उनका आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि फ्यूचर में अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स का बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका पी ज्यादा होगा। तो निफ्टी में वैसी कंपनियां ज्वाइन हो रही है,
पहले जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो बिजनेस होते हैं जैसे सीमेंट का, स्टील का, इनका पी ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं ज्यादा हो सकता? क्योंकि उनमें ग्रोथ की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं, फिक्स है। तुम्हारी एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री की अगर तुम्हारी कैपेसिटी इतनी है तो तुम्हारा इतना पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा तो तुम्हारा इतना पी है, बात फिक्स होगी। एक सीमेंट की फैक्ट्री है, एक सीमेंट की फैक्ट्री से इतने बोरे सीमेंट निकलेगी, इतने बोरे सीमेंट की इतनी वैल्यू है, इसलिए तुम्हारा पी इतना है। लेकिन ये जो नए बिजनेस है ना, इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आज कितने लोग जोमेटो से मंगाते हैं, तो उसके साथ इनका पी भी ज्यादा है। ऐसी कम तो दो रीजन मैंने बताया निफ्टी का पी क्यों नहीं गिरेगा। एक क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि डिमांड है, वो गिरने नहीं देगा। दूसरा ये कि जो पुरानी कंपनियां है ना निफ्टी से निकल रही है ट्रेडिशनल पी वाली, और नई पी वाली आ रही है तो भी गिरने नहीं देगी। तो जो उनका वीडियो है जिसपे करोड़ों व्यूज है, पता नहीं अगर वो देख के कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो पता नहीं क्या करेगा, उसको तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो बेचेगा ना वहीं पे निफ्टी की मतलब बॉटम लग जाएगी, क्योंकि ये पी 30 40 50 पहुंचेगा, एक दिन पहुंचेगा ही ना। क्या कहाँ जाएगा, नहीं पहुंचेगा तो ये सीन है, समझे। तो आपको पी किस हिसाब से देखना चाहिए, नेट प्रॉफिट के हिसाब से, कि नेट प्रॉफिट कितना फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस टिल नाउ? सब लोग एक बार लिख के बताओ चैट बॉक्स में। कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा समझा है, तो ये भाई इसके लिए अब ये वीडियो वापस देखनी है आपने, वापस देख के नोट्स बनाने हैं, तब और क्लियर होगी चीजें। अब ये चीजें समझने के लिए मुझे इतने साल लगे हैं, तो आप, और यही चीजें सीए को सिखाते 3 साल में बैठ गए, और ये चीजें फिर भी नहीं सिखाते हैं। उनको सिर्फ इतना पता है इस साल का नेट प्रॉफिट इतना है, इनका मार्केट कैप इतना है, डिवाइड कर ले, बन गया काम। है ना, मतलब कोई इसमें है एक्चुअली सीए एक दो बैठे, मतलब मेरे से खुन्नस मत खाओ कि मेरे अगेंस्ट में बात कर रहे हो। देखो भाई, आप लोग बहुत महान लोग हैं, ठीक है, आपके पास बहुत रिसर्च है, बहुत सब नॉलेज है, बट हमारे पास, हमारे को इतना नहीं आता है और हमको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा अलग एंगल से, बहुत सारी थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है उनकी, क्योंकि अपन प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या सीन है, अब ये देखो, अब ये बोरोसिल रिन्यूएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखो दो चीजें यहाँ पे, अब जब बैलेंस शीट आप देखोगे ना तो यहाँ पे दो चीज आती है, ये देखो, जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना इसके, अरे अच्छा स्क्रीन नहीं दिखेगी ना, वो एक दो बार देखोगे ना ये चीजें समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ जाओगे तो हो जाएगा। ये देखो, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखती है, वीक व्यू, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन का मतलब होता है इंडिविजुअली कंपनी का रिजल्ट, और कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि, मतलब एक समझो मेन है, आप एक कंपनी में उसके 3 4 बिजनेसेस हैं, ठीक है, जैसे आईटीसी है, सिगरेट का बिजनेस है, और होटल का बिजनेस है, इन सब बिजनेसेस को मिला के एक आईटीसी कंसोलिडेटेड है। ठीक है, अब उसमें स्टैंड अलोन मतलब क्या, आप बोलोगे मेरे को सिगरेट का अलग से बता, होटल का अलग से बता, उसको स्टैंड अलोन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये देखो यहाँ पे फिलहाल, अगर आप बोरोसिल का देख रहे हो, दिख रहा है ना चार्ट बोरोसिल का, इज इट विजिबल? है ना, ये देखो यहाँ पे आपको स्टॉक का पी नहीं दिख रहा। ठीक है, स्टॉक का पी आपको क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो आप पाओगे, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा, शायद रिसेंट रिजल्ट आया शायद इसलिए अपलोड नहीं हुआ होगा, तो पता नहीं। बट अपने को ना बोरोसिल का ना स्टैंड अलोन देखना है। ठीक है, क्यों स्टैंड अलोन देखना है, क्योंकि कंसोलिडेटेड में हो सकता है कि जो बोरोसिल का जो मेन बिजनेस है, दूसरा बिजनेस और भी है बोरोसिल का, एक तो अपना जो सोलर वाला है वो बोरोसिल रिन्यूएबल है। ठीक है, और मेरे ख्याल से दूसरा जो मेन बोरोसिल है उसका बिजनेस शायद वो है, क्या बोलते हैं वो ग्रोस, क्या बोलते हो, कांच वाच की जो प्लेट वेट को क्या बोलते हो, भूल गया मैं, जो भी है, शायद कुछ और बिजनेस है। ठीक है, जो भी है, देखो अब आपको 825 का पी क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, आपको 7,000 करोड़ की मार्केट कैप दिख रही है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है आपका इसका, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 9 करोड़, नेट प्रॉफिट कितना है, 9 करोड़। ठीक है, अब 9 करोड़ को अगर आप, 9 करोड़ को आप, 9 करोड़ को अगर आप इससे डिवाइड करोगे, 7,041 को 9 करोड़ से डिवाइड करो, आपको इतना पी दिखेगा। ठीक है, अब सिर्फ अगर आप स्टॉक का पी देख के डिसीजन लोगे तो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, अब उसके लिए आपको, मतलब एक रिजेक्ट करने के तो परफेक्ट 825 का भी छोड़ को देना देना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें डीप में जाओगे, क्योंकि मैं गया हूं इसलिए मेरे को पता है, इसलिए मैं समझा पा रहा हूं, अगर मैं नहीं देखा होता ना तो मैं नहीं पता मेरे को क्या सीन है। हाँ, इसको अगर आप कंबाइंड में चार्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई चार्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका स्टॉक का पी इसलिए ज्यादा है ना, क्योंकि सीन क्या है कि 2000, ये देखो मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। ठीक है, 2000, ये देखो जहां तक, और मुझे एक्चुअली वो याद भी नहीं आ रहा, 2012 से 17 तक, 19, 2021 तक शायद, 2021 तक यहाँ तक, ऐसा कुछ तो भी है सीन। ठीक है, यहाँ तक 2021 तक क्या था पता है, गवर्नमेंट ने ना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई हुई थी। ठीक है, अब और जो भी सोलर पैनल बनते हैं ना उसमें दो होता है,
हाँ क्रॉकरी, ग्रोसरी मेरे दिमाग में आ रहा था, कल का बिग बाजार का एग्जाम्पल अभी भी चल रहा था, छोड़ो। तो क्या बोलते हैं, हाँ 2021 तक ना गवर्नमेंट ने ना ये लगाई थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। जो सोलर जो पैनल है ना, सोलर पैनल, सोलर पैनल का जो ग्लास रहता है पैनल के ऊपर, इंडिया में सोलर बोरोसिल रिन्यूएबल अकेला मैन्युफैक्चरर है। इनफैक्ट अब उसने कुछ एक जर्मनी वाली कंपनी को भी एक्वायर किया हुआ है, तो जर्मनी में भी उसका इंपोर्ट बढ़ने वाला है। तो 2021 तक क्या था पता है कि गवर्नमेंट ने ना सोलर पैनल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। इसका मतलब जो भी चाइना से ग्लास आता था ना, तो चाइना के ग्लास पे तो टैक्स देना पड़ता था। तो इसके लिए जो मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है उनको जो चाइना का ग्लास और बोरोसिल का ग्लास सेम पड़ता था, क्योंकि चाइना पे टैक्स था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, अपने इंडिया वाले को प्रीफर करते थे, मेक इन इंडिया में इंडिया वालों को प्रीफर कर दिया। बाद में क्या हुआ, 2021 से ना जो गवर्नमेंट ने ना वो एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी, तो चाइना से जो भी ग्लास आ रहा है ना उस पर टैक्स नहीं लगता। अब वो टैक्स नहीं लगता तो बहुत सस्ता हो गया, और हमारा ग्लास महंगा हो गया बोरोसिल में, इसलिए बोरोसिल वाले का ग्लास यूज नहीं हो रहा, इसलिए नेट प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस शीट में बोरोसिल के चेक करोगे ना, तो बोरोसिल की बैलेंस शीट ये बताती है, बोरोसिल की बैलेंस शीट ये बताती है, ये देखो, कि सेल्स में तो कभी दिक्कत है ही नहीं। 2020, ये देखो 2021, 22, 23, 24, सेल्स देखो कितना बढ़ रहा है, 3 साल में सेल्स 3 गुना हो गई है। आप समझ लो, मतलब कंपनी 3 साल में 3 गुना हो गई, ऐसा समझ लो। बट 271 करोड़ में इसका नेट प्रॉफिट, चलो यहाँ ये जीरो पता नहीं, छोड़ो। 502 करोड़ में इसका नेट प्रॉफिट कितना था, 90 करोड़ का। ठीक है, जब उसकी सेल्स थी 502 करोड़ की, 500 करोड़ में नेट प्रॉफिट 90, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% है। ठीक है, आप देख लो ना, 500 करोड़ में 90 कितना परसेंट होगा, 40% का। और सेल्स डबल हो गई लेकिन नेट प्रॉफिट देखो 1/10 हो गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का बच गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो 2021 के बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो चाइना के जो पैनल्स है ना वो सस्ते पड़ गए। ठीक है, और इंडिया के पैनल्स महंगे हो गए। अब इंडिया के पैनल्स महंगे हो तो बोरोसिल का ऑप्शन क्या है, सेल भले बढ़ रहा है लेकिन उनको चाइना के प्राइस में देना पड़ेगा, तो उनका नेट प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, इसके लिए कम हो गया। ठीक है, अब सीन ऐसा है कि अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो जो एक्सटेंशन है एनटीडब्ल्यू ड्यूटी का, वो 2024 मार्च 2024 तक है। तो और बोरोसिल का अगर आप कॉन कॉल सुनोगे, उसने उसने जो जितना उनकी कैपेसिटी है ना उससे डबल कैपेसिटी का उनका प्लान रेडी है, जितना उनको कैपेसिटी करना है। लेकिन उनका क्या बोलना है भाई, आप कोई भी आप मतलब आप डाल दो बोरोसिल रिन्यूएबल मैनेजमेंट, आपको हर चैनल पे यही बात दिखेगी जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब कोई भी देख लो आप, उनका यही रोना है हर जगह कि भाई अगर तुमने एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं हटाई ना, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो कैपेसिटी बढ़ानी थी वो भी उन्होंने कम कर दी, मतलब कम नहीं कर दी लेकिन प्लान को होल्ड कर दिया। ठीक है, तो सीन क्या है, तो अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी 2024 में वापस से इंडिया गवर्नमेंट चाइना पे लगा देता है, तब तो भाई बोरोसिल रिन्यूएबल की चांदी चांदी है, और स्टॉक यहाँ से हो जाएगा रॉकेट। क्यों रॉकेट होगा अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और मतलब आंकड़ों पे जाके देखेंगे। और अगर नहीं हटी ना तो भाई समझो इस कंपनी गई है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 2024 तक के नया सर्कुलर आएगा। अब उसने अगर बोल दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे तो बढ़िया, नहीं लगा रहे चलो कब तक नहीं लगाएंगे, 1 साल और, तो 1 साल और लग गए इसके। समझे अब क्या होगा सीन, समझो आप ये देखो। अब अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी हटती है तो आप नेट प्रॉफिट आप समझो कितना होता है, बोरोसिल का पी कैलकुलेट करते हैं देखो। ठीक है, ये देखो मान लेते हैं यहाँ पे ये 502 में कितना बना रही थी, 90 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना, 39%। तो अगर 1000 करोड़ का हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कितना हो जाएगा फिर, ये 90 की जगह 180 हो जाएगा, सिंपल डायरेक्ट, है ना, 180 हो जाएगा। 180 करोड़, 200 करोड़ मान लो। ठीक है, 200 करोड़, और उसकी मार्केट कैप कितनी है फिर, नेट प्रॉफिट इसका 200 करोड़ हो गया। ठीक है, और मार्केट कैप कितनी है, 7000। 7000 डिवाइडेड बाय 200 कितना होता है भाई, देख लो एक बार, कितना होता है भाई, 7000 डिवाइडेड बाय 7000 डिवाइडेड बाय 180, ये बनता है आपका 38। ठीक है, ये बनता है आपका 38। तो ये पी जो आपका 825 का दिख रहा है, ये पी बन जाएगा आपका 38 का, अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी हटती है, सेल्स इतनी रहती है तो यहाँ पे। ठीक है, प्लस एक और चीज आपको देखनी है, और वो देखनी है कि ये कब बना था इसने, 2021 में। ठीक है, अब बैलेंस शीट में आप चलो। ठीक है, बैलेंस शीट में आप जाओगे ना 2021 में, ये देखो, तो इसके पास जो ये थी कैपेसिटी 2021 में, ये देखो यहाँ पे, ये कैपेसिटी कितनी थी उसकी, 320 की। ठीक है, 320 की कैपेसिटी पे वो प्रॉफिट बना रहा था, कितना, 90 करोड़। मतलब उसका जो फिक्स एसेट थे और जो सीडब्ल्यूआईपी था, जो 90 करोड़ वो प्रॉफिट बना रहा था ना, वो 320 पे बना रहा था। ठीक है, अब कैपेसिटी कितनी हो चुकी है इसकी, 913 करोड़ की। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे देखो ये कैपेसिटी कितनी हुई, सिंपली कैपेसिटी 3 गुना होगी इधर। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाओगे ना तो आप देखो सेल्स भी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। सेल्स 3 गुना नहीं हुआ, कैपेसिटी भले 3 गुना हो गई, सेल्स 3 गुना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सेल्स 3 गुना, क्योंकि बोरोसिल रिन्यूअल वाले अब बेच कम रहे, क्योंकि सेल्स इनकी गिरनी है ना, आप समझो ना।
अब चाइना वाले सस्ते में बेच रहे हैं, अब बोरोसिल वाले क्या बोलेंगे, नहीं भाई आपने को इतना नहीं पड़वाता, ठीक है, तो अपन भले थोड़ा कम बेचेंगे, तो इसलिए सेल्स गिर गई। वरना अगर सेम ये लोग जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे ना, तो इसकी सेल्स भी 3 गुना हो जाएगी। और अगर नेट प्रॉफिट इसका 3 गुना हुआ, 9 9 27, तो आप 7,000 को 27 से डिवाइड मारोगे ना, 16 17 का पी आ जाएगा। तो जो पी आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे चल के जो पी आपको 800 का दिख रहा है ना, तो अगर आप उसको फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करोगे ना, 16 17 का दिखेगा आपको। ये लेकिन कब होगा, ये सब चीजें तभी होगी ना जब ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगेगी, वरना ये पी जो है वही है और कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो सीन क्या है, तो अपने को थ्योरी में क्या सिखाया जाता है, थ्योरी में मार्केट कैप अपॉन नेट प्रॉफिट इज पी, दैट्स इट। प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इतना मुझे क्यों पता है, क्योंकि ये कंपनी की मैंने एनालिसिस की है। ठीक है, अब ये एनालिसिस करने के लिए टाइम लगता है। दो ऑप्शन थे, 825 का भी। देखो सीन क्या है, अगर यही पी 100 का होता ना, तो मैं शायद इतना अंदर घुसता ही नहीं। 825 में थोड़ा एबनॉर्मल है, तो ऐसा क्यों, तो अपन और घुस गया अंदर। एक क्राइटेरिया 825, कैंसिल, खलास, बताओ नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन है घुसो अंदर। इसको अगर आप चार्ट से कंपेयर करोगे ना, चीजें और आसान लगेगी, चार्ट में मोटा मोटा बहुत सारी चीजें दिख जाती है। और वही चीज हो भी रही है, ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं चार्ट आपको बताऊं, एक मिनट। बोरोसिल रिन्यूएबल, अब जो ये है बोरोसिल रिन्यूएबल का चार्ट, ठीक है। अब ये जो चार्ट है, ये देखो, ये है आपके पास बोरोसिल रिन्यूएबल का चार्ट, ये देखो। ये जो दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है ना, स्क्रीन विजिबल है। तो ये देखो, तो ये जो चार्ट है, अभी चार्ट में यहाँ पे कुछ मूवमेंट आई हुई है, ठीक है। अब वो क्यों आई मूवमेंट, मतलब चार्ट एकदम रेडी हो चुका है बढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल क्यों बनी थी पता है, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 1 करोड़ सोलर पैनल लगेंगे, ठीक है। और ये जो बड़ी कैंडल है रेड वाली, उसने क्या बता दिया भाई, तो 1 करोड़ सोलर पैनल लगा ले, ठीक है। 1 करोड़ सोलर पैनल लगेगा, ये कैंडल बन गई। ये कैंडल ने क्या बताया, तो 1 करोड़ सोलर पैनल लगा ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं आती तो। समझे, तो चार्ट के हिसाब से अगर आप देख रहे हो कि चार्ट में मूवमेंट है, एक ब्रेकआउट आया हुआ है, तो आप फंडामेंटल से कंपेयर करोगे तो आपको चीजें और बेहतर समझेगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं जाता हूँ, अभी मेरा जो आज का जो नेक्स्ट मेरे को जो वीडियो बनाना है ना, वो मेरे को बनाना है लॉरस लैब पे, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, क्विकली अपन जाके लॉरस लैब के फंडामेंटल देखते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। तो ये देखो, अब आपके सामने आ रहा है लॉरस लैब्स। ये देखो, लॉरस लैब दिख रहा है आपको, क्लियर। पी कितना है, 112, 112 पी ज्यादा है, ठीक है। मार्केट कैप कितनी है, 21,000। अब 112 पी क्यों है, उसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, ये देखो। नेट प्रॉफिट आप देखो 193 करोड़ का है, ये सीन है। इसके पहले लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना लॉरस कैप आपको, ठीक है। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, 800 करोड़। अभी 193, अगर ये 800 करोड़ होता, तो इसका मार्केट, इसका पी कितना होता, इसका पी होता 25 का। क्यों, क्योंकि 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, डिवाइडेड बाय 800 करोड़, 25 का। ये जो नेट प्रॉफिट 190 से हो गया ना, इसलिए उसका पी बढ़ के कितना हो गया, 112 का। तो सिर्फ आप ये देखोगे 112 का पी है, लेट अस रिजेक्ट, इट इज नॉट इनफ। यू नीड टू चेक व्हाई द नेट प्रॉफिट हैज गॉन डाउन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो 2023 से अब तक नेट, ये टीटीएम का मतलब होता है लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है। लास्ट 12 मंथ मतलब अभी खत्म नहीं हुआ ना 2024, जब मार्च 2024 आएगा ना, तो ये साल कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्च 2023 से अब तक उसका कितना है, 276। साल कंप्लीट नहीं हुआ, मार्च 2023 से मार्च 2024 होगा तभी आएगा। अब क्यों है, तो एक काम करते हैं अपन क्वार्टरली रिजल्ट पे जाते हैं, क्वार्टरली मतलब 3 3 महीने में। तो आप देखो लास्ट मार्च में उसने क्या दिया था, 105 करोड़, ठीक है। देखो ये जो आप देख रहे हो 105, ये 203, ये 233 और ये देखो, ये जो चार है, ये चार मिला के उसने कितना करोड़ का दिया, उसने दिया 1 साल का। अब ये साल में क्या हो रहा है, अभी 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन कितना हुआ है, 27 37 और 23, मतलब कितना होता है, 27 और 23 कितने होते हैं, 30 50 60 70 80 87, ठीक है। तो ये साल में अभी उनका सिर्फ इतना हुआ है, ठीक है। और अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो ये मिला के इतना हुआ है 193 नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब क्यों हुआ है, तो आप, तो इसका मतलब है आप क्वार्टरली अगर जाके देखते हो ना, तो ये 105 करोड़ का जो प्रॉफिट ये लोग करते थे, अचानक से 27 करोड़ पे आ गए। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा क्या हुआ, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, कि ये जो रीजन है, क्या ये रीजन परमानेंट है, या ये रीजन बदल सकता है। अगर ये नेट अब क्यों कम हुआ, आप उसका क्लियर देख सकते हो कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम हो गया इनका, एक टाइम पे ज्यादा था, कम हो गया, क्या बढ़ गया इनका, ये देखो। एक तो सेल्स गिर गई, मेन तो यही है, देखो ना।
1500 से ये जो नेट प्रॉफिट कम हुआ ना, उसका मेन रीजन इनका सेल्स गिर गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो फिर भी ठीक है, मतलब वो भी गिरा गिरा ही है, बट सेल्स इनकी 1500 से 1100 हो गई। मतलब ये प्रेशर है टॉप लाइन से, बॉटम लाइन से नहीं। सिर्फ प्रॉफिट कम हुआ समझ आता है, टॉप लाइन से प्रेशर। तो आपको क्या देखना है, इसकी सेल्स क्यों कम हुई। ठीक है, अब सेल्स क्यों कम हुई होगी, मे बी उनका जो जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसकी डिमांड कम हो गई होगी, मे बी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई होगी, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। ठीक है, और उसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ। अब सीन ऐसा है कि सिर्फ अगर मैं ये बोलूं कि ये, एक काम करते हैं अपन ना, सिर्फ ये वाले साल को हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ ये साल को हटा देते हैं, और इसके पहले क्या सीन था। अगर आपने ये साल हटा दिया तो इसका मतलब कंपनी का पी कितना है, 25 का, बहुत बढ़िया। आरओसी कितना है, 22 का, बढ़िया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखो आप, सिर्फ एक साल आप हटा दिए तो सेल्स 1100 करोड़ से 6000 करोड़, बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट 97 करोड़ से ऑलमोस्ट 800 करोड़, 832 करोड़, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कंपनी के काम करते, बोरोइंग चेक कर लेते हैं एक बार। बोरोइंग देखो, बोरोइंग कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ रही है, मतलब जो कंपनी पे कर्जा है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखो, अगर कर्जा बढ़ रहा है ना, तो उन्होंने उसका यूज करके अपनी कैपेसिटी को एक्सपांशन किया है। देखो, फिक्स एसेट भी उनके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कर्जा बढ़ रहा है और फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं तो एक तरीके से पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि वो कर्जा निकाल के अपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स एसेट अपने बढ़ा रहे हैं। अब वो क्या क्या कर रहे हैं, अब वही बात है, अब बहुत एंगल भी देखना पड़ेगा, कितना कर्जा निकाल के कितनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट ओवरऑल अगर बोरोइंग बढ़ रही है तो फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं इनके। प्लस एक चीज समझो आप, ये जो नेट प्रॉफिट ये लोग बनाते थे कभी, ये 800 करोड़ का, कभी मार्च 2022 में। ठीक है, आज आप समझो मार्च 2022 मतलब यहाँ पे इनकी कैपेसिटी कितनी थी, इनकी कैपेसिटी थी करीब करीब, अगर मैं ये सीडब्ल्यूआईपी भी जोड़ लूं। ठीक है, सीडब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, वो तो कभी ना कभी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर नहीं भी जोड़ू, ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट लोग बना देते ना 800 करोड़ का, वो 2600 की कैपेसिटी पे बनाते हैं। अब इनकी कैपेसिटी कितनी है, 3700। ये वर्क इन प्रोग्रेस आप छोड़ भी दो तो। ठीक है, तो 2600 से 3700 मतलब कितना, 1100, मतलब ऑलमोस्ट 40%। द कैपेसिटी हैज गॉन 40%। ठीक है, तो मतलब 800 करोड़ का अगर सब कुछ ठीक होता तो ये प्रॉफिट 1100 करोड़ होना चाहिए था, और पी होना चाहिए था 15-16 का। बट ये तो उनका बढ़ गया, बट फिर भी लोग नेट प्रॉफिट नहीं बना पाए। क्यों, क्योंकि सेल्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर इसको मैं छोड़ू, सिर्फ ये छोड़ू, मतलब जो अभी रिसेंट में, तो आप समझो इनकी कैपेसिटी इनकी बढ़ी हुई है, बोरिंग भली इनकी बढ़ी हुई है, बट उसके हिसाब से फिक्स एसेट इनके बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर स्टार्टिंग से मैं चलूं, देखो मार्केट क्या, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी अगर ये रिसेंट छोड़ दो, पी बढ़िया है, आरओसी बढ़िया है। ठीक है, प्लेस परसेंटेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत थोड़ा परसेंटेज है और कंपनी ने खुद का रखा है, तो ठीक है, इसलिए लगा देखना पड़ेगा। डिविडेंड यील्ड ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आधा परसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप जाओगे नीचे, तो आप क्या देखोगे, इन्वेस्टर देख लेते एक बार। इन्वेस्टर में आप देखो, प्रोमोटर की 27% है, बट द गुड थिंग इज इट इज कांस्टेंट। एफ आई एंड डी आई का बहुत अच्छा भरोसा है, बहुत बड़ी बात है। अगर गोरे गोरे लोग, and the promote FIs has continuously increased their stake from 20 to 25%, that is good. DI has already increased their stake from 3 to 11, that is also good. And public has reduced their stake from 48 to 30, that is also good. So overall it is positive. पब्लिक में आप जाके देखेंगे तो बहुत से बड़े लोग ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अंकुर ने किया हुआ है, और ये जो भी है, तो ओवरऑल इन्वेस्टर से भी कुछ खास नुकसान की बात तो है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस बढ़िया है, बैलेंस शीट इसकी बढ़िया है, रेशियोज इसके बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, अब बचा क्या आपको देखने के लिए, बचा आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई क्या हुआ जो इसका नेट प्रॉफिट गिर गया। अगर रीजन समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि ये रीजन आगे चल के खत्म हो सकता है, काम आसान है। रीजन आपको समझ में आ गया और ये समझ में भाई ये रीजन तो लंबा है, हो सकता है कि कंपनी के कुछ प्लान बंद हो गए, कुछ भी, अगर ऐसा कुछ खराब पता नहीं क्या रीजन है, अगर वो रीजन आपको नहीं समझा, ठीक है, तब तो कंपनी यहाँ से डूब गई। ठीक है, और कौन बताएगा, चार्ट में बताएगा। चार्ट क्या बोलता है, चलो देखते हैं, कौन बताएगा, चार्ट बताएगा। ठीक है, चार्ट क्या बोलता है, ये चलते हैं अपन चार्ट पे, और यहाँ पे चार्ट पे चल के लॉरस लैब्स, चार्ट दिख रहा है ना मेरा, चार्ट क्या बोलता है, चार्ट अभी फिलहाल तो साइडवेज है। एक टाइम पे इसने कितना हाई मारा था 800-700 रुपए का, और अभी स्टॉक आधा हुआ है। ठीक है, ये चार्ट से फिलहाल कोई भी इंडिकेशन नहीं है। तो हमको अगर इन्वेस्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, ये चार्ट को देख के इररिस्पेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल अपना एक व्यू बन जाएगा। फंडामेंटल आप छोड़ो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल अपना एक व्यू बन जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमने सोचा कि हम इसके ऊपर बाई करेंगे, 850 के ऊपर बाई करेंगे, और इसके नीचे हम लोग एग्जिट करेंगे। तो जब तक ये रेंज में है ये स्टॉक, 300 से लेके 450 मान लेते हैं, 300 से 450 में हमको कुछ नहीं करना। ये नीचे में 300, ऊपर में क्या है 450, ये रेंज में हमको कुछ नहीं करना है स्टॉक में। ठीक है, अब सीन क्या होगा, दो ऑप्शन है आपके पास आगे चलते हैं। ये स्टॉक क्या करेगा, या तो 300 को नीचे काट देगा, तो 450 को ऊपर काट देगा। 450 को इसने ऊपर काट दिया, मतलब क्या हुआ, जो रीजन थे वो टेम्पररी थे, और एंड कंपनी इसको ओवरकम कर रही है। 300 को इसने नीचे काट दिया, इसका क्या मतलब है, जो रीजन थे वो परमानेंट थे, एंड कंपनी उसको ओवरकम नहीं करेगी और कंपनी खत्म हो जाएगी। बात समझे। अब सीन ऐसा है कि अगर आपको बैलेंस शीट से समझ में आता है कि रीजन परमानेंट नहीं है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे आप स्टॉक कितना चल रहा है, 380 मान लेते हैं, हमने क्या बोला नीचे में 300, ऊपर में 450, 150 रुपए में कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार कंपनी तो बढ़िया है, रीजन है जो भी है खत्म हो जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आज बाय कर लो, ठीक है, और अगर गिरता है 300 के करीब और बाय कर लो, क्योंकि अगर आप 450 पे बाय करोगे तो सीन क्या होगा कि 380 से 450 की मूवमेंट खत्म हो जाएगी, तो फंडामेंटल आपको समझ आ रहे हो तब बाय करोगे, ठीक है। लेकिन मेरा बोलना क्या होगा, क्यों बाय करना, क्योंकि अगर ये 300 से 450 की रेंज में आने वाले 2-3 साल रह गया, तो आपने चीज तो सस्ती खरीदी, लेकिन आपको वक्त वक्त गया, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं खरीदेंगे, समझे। बोरोसिल रिन्यूअल में क्या सीन है कि आज खरीदने में क्या प्रॉब्लम है कि अगर उसने 2000, अभी देखो बोरोसिल रिन्यूअल में खरीदने में क्या इतना ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं, क्यों, क्योंकि 2001 महीने में आपको स्टोरी पता चल जाएगी क्या होना है, ठीक है। लेकिन और ऑब्वियस ही बात है, उसके पहले अगर चार्ट खराब हो तो आपने एग्जिट भी मार दिया, ठीक है। बट लॉरेंस में क्या है कि भाई जब तक पता नहीं चलेगा हम क्या करेंगे, तो वहां पे अगर फंडामेंटल सिचुएशन ठीक होने लगेगी ना, चार्ट पे सिचुएशन दिखने लगेगी। अब मेरे को नहीं भी पता कि रीजन क्या है कि क्यों उसका प्रॉफिट गिर गया, तो भी आई कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द चार्ट, बिकॉज जिनको रीजन पता है ना, वो जब भी मूवमेंट करेंगे चार्ट में दिख जाएगा, और मैंने आपको क्या बताया, आपको उनको फॉलो करना है, वो ऑपरेटर्स आपको उनको फॉलो करना है, आगे से नहीं जाना है। तो इस तरीके से आप पूरे फंडामेंटल को चेक करोगे। इसका रीजन क्या है, मैं एक्चुअली लॉरेंस लैब पे प्रोबेबली शायद कल तक के मेरा प्लान है वीडियो बनाने का, ठीक है। रीजन क्या, अगर मेरे को समझ में आएगा तो मैं वीडियो बना के ना, वीडियो नहीं शॉर्ट बना के डाल दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब ये लेक्चर को खोल के पी जाओ, कल अपना क्लास नहीं होगा, सैटरडे है, छुट्टी है, दिन भर से लग जाओ काम पर। और सबसे पहला काम क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो के पूरे स्टॉक उठा लो, ठीक है, और ये देखो कि भाई तुम्हारे पास कचरा है कि तुम्हारे पास अच्छा है, ठीक है। और अगर उसमें सच में आपने किसी का लॉन्ग टर्म का आपका विजन है, ठीक है, तो कंपनी के अंदर जाओ। अब आपकी कंपनी के अंदर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि एक एक कंपनी की रिसर्च करने में ना वाट लगती है, मतलब इतनी मेहनत लगती है। अब वो तो हमारा काम है प्रोफेशनली वीडियो बनाने से, हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आप बोलोगे यार ये कंपनी की रिसर्च करो, तो भाई वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि वो तो आपको देखना है। तो अगर आपने को ट्रेडिंग में लिया तो समझ ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट लिया तो सब चीजें कंपेयर करो और एनालाइज करो क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर कर सकते हो तो बढ़िया है, ये केस स्टडी आप शेयर करो, तो 1-2 दिन मैं चुप बैठूंगा, आप लोग समझाओ क्या हुआ, नहीं समझा पाए तो ठीक है। चलिए, और किसी की कुछ क्वेरी है तो इस पे पूछिए। मेरे ख्याल से क्वेरी पूछने से अच्छा एक बार वीडियो देख लो, बिकॉज बहुत सारी चीजें हो गई, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा उधर ही।